जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में जानते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि जैव प्रक्रम होता क्या है। देखिए, हमारे जीवन का जो भी क्रिया होता है उसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम। जैसे हमारा विकास होता है, हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, जागते हैं, पाचन करते हैं, सांस लेते हैं, ये सब हमारे जीवन का क्रिया होता है और उसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम। ध्यान से समझिए। देखिए, अगर जैव को हम अलग कर देते हैं और प्रक्रम को हम अलग कर देते हैं तो जैव का मतलब क्या होता है? जीवित यानी जो सजीव है। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी यानी सब क्या है? सजीव है। और हम लोग भी क्या है? सजीव यानी जीवित है। इसे हम कहते हैं जैव। और प्रक्रम का मतलब होता है क्रिया, यानी हमारे जीवन का जो भी क्रिया होता है, हमारा विकास होता है, सांस लेते हैं, सोते हैं, जागते हैं, पाचन करते हैं, ये हमारे जीवन का जो क्रिया होता है उसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम। अब हमें जैव प्रक्रम में 4 चीज पढ़ना है। ध्यान समझिए। देखिए, यही 4 चीज आप समझ जाएंगे तो पूरा जैव प्रक्रम का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ध्यान समझिए। देखिए, पहला हमें पढ़ना है पोषण। क्या पढ़ना है? पोषण पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है श्वसन। श्वसन। तीसरा पढ़ना है वहन और चौथा पढ़ना है उत्सर्जन। यानी यही 4 चीज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोषण क्या होता है। देखिए, जो भी चीज़ हम खाते हैं, दाल भात सब्जी खाते हैं, दूध पीते हैं, फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं, मीट मांस खाते हैं, तो जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? वो पच जाता है। अभी बताइए, अगर कोनो का शरीर में अगर भोजन पचबा न करे तो पता चलेगा कि एक बार खाएगा पूरा जिंदगी उसे बीत जाएगा। नहीं तो अगर पचबो करेगा, कहीं कहीं मुर्गा खा लिया, कहीं मुर्गा का गोड़ी, तब पता चलेगा मुर्गा धाई देख पेटों में हुकेगा कि क्या हमको खा लिया। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं वो हमारे शरीर में क्या होता है? पाचन होता है। तो हमें पोषण में क्या पढ़ना है? तो हमें पोषण में पढ़ना होता है पाचन। यानी हम पोषण में क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पाचन तंत्र पढ़ना है। अगला है श्वसन। श्वसन तो सब लोगों को पता है कि अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हमारे जीवन को कोई महत्व नहीं। जब सांस नहीं लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो इसमें हमें पढ़ना होता है श्वसन तंत्र। क्या पढ़ना है? श्वसन तंत्र पढ़ना है। अगला है वहन। वहन का मतलब क्या होता है? बहा देना। जैसे देखिएगा, हमारे देहात में कहीं कूड़ा कचरा रखा रहेगा ना, तो घर के लोग कहते हैं ले जिसको बहा दे, यानी फेंक दे। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में होता है। जैसे हम कुछ खाते हैं, दाल भात सब्जी खाते हैं, दूध पीते हैं, फ्रूट खाते हैं, मांस खाते हैं, तो जब हमारे शरीर में जाता है तो खून बनता है। और जब खून का निर्माण होता है तो हमारे सारी कोशिकाओं में चला जाता है। हाथ में आ जाएगा, सर में चला जाएगा, पैर में चला जाएगा। तो किसके माध्यम से जाता है? तो वो जाता है परिसंचरण तंत्र के माध्यम से। तो इसमें हमें पढ़ना होता है परिसंचरण तंत्र। यानी वहन में हमें क्या पढ़ना है? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र पढ़ना है। यानी वहन में हमें क्या पढ़ना है? तुम्हें पढ़ना है परिसंचरण तंत्र पढ़ना है। अगला है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? कि छोड़ देना है। जैसे देखिएगा, पेड़ पौधे को ये सब क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता। उसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है। जो भी हम चीज़ खाते हैं दिन भर, अकड़म बकड़म जो भी पकौड़ी चाट फुल्की खाते हैं, तो जो भी चीज़ हम खाते हैं तो हमारे अंदर रहता है 10 घंटा 12 घंटा रहता है। उसके बाद हमारे शरीर से वो बाहर निकल जाता है। तो उत्सर्जन में हमें क्या पढ़ना है? कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। यानी अपशिष्ट पदार्थ को हमको क्या करना है? बाहर निकालना है। क्या करना है? बाहर निकालना है। अब जो भी चीज़ हम खाते हैं तो मल मूत्र के रास्ते से क्या होता है? ये बाहर निकल जाता है। उसे हम कहते हैं उत्सर्जन का क्रिया। यानी हमें 4 चीज़ पढ़ना है। पोषण पढ़ना है, पोषण में हमें पढ़ना है पाचन तंत्र। श्वसन पढ़ना है, श्वसन में पढ़ना है श्वसन तंत्र। वहन पढ़ना है, इसमें पढ़ना है परिसंचरण तंत्र। उत्सर्जन पढ़ना है, यानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ है बाहर निकाल देना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोषण क्या होता है। चलिए समझिए। देखिए, जो पोषण होता है ना, ये 2 तरह से होता है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है विषम पोषण। अब स्वपोषण क्या होता है? तो जो स्वयं से अपना भोजन बना लेता है। यानी स्वयं का मतलब होता है कि अपने आप से। अब अपने आप से भोजन कौन बनाता है? तो देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं ये सब अपना भोजन खुद से बना लेता है सूर्य के प्रकाश से। इन लोगों को किसी का आवश्यकता नहीं होता कि वो हमको ला के खाना खिलाएगा। अब किसी आदमी को देखे हैं कि दाल भात सब्जी लेके चला गया पेड़ के पास और बुला रहा है, ए चाचा जागो खाना खा लो। कोई भी नहीं करता है। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण। किससे कहते हैं? तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्वपोषण होते हैं।
अब विषम पोषण में 3 चीज होता है। देखिए, एक होता है प्राणी पोषण, एक होता है मृतजीवी पोषण, एक होता है परजीवी पोषण। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राणी पोषण क्या होता है। देखिए, प्राणी पोषण में क्या होता है कि संपूर्ण रूप से भोजन करना। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि संपूर्ण रूप से भोजन करना है। क्या करना है? संपूर्ण रूप से भोजन करना है। जैसे हम हैं, अब खाना खाएंगे तो पूर्ण रूप से हम भोजन करेंगे। ऐसा नहीं कि आधा पेट खाएंगे आधा पेट छोड़ देंगे। अब बताइए, कोनो आदमी है, अब किसी को बुला रखा है, ये चाचा आज हमारे घर पे पार्टी है और खूब अब चाचा आपको दाब के खाना खाना है। अब चाचा क्या करेंगे? सुबह ये के खाना खाएंगे, अब पेट खूब कल बुलाएगा, अभी शाम को पहुंच जाएंगे खाना खाने के लिए। आज जैसे खाना खाने पहुंचेंगे, चाचा एकदम हुक को खोल देंगे, चैन खोल लेंगे, बैठ जाएंगे खाना खाने के लिए। अब जैसे 4 पीस आया मुर्गा, तब तक घर वाला गया, ए चाचा 1 पीस से ज़्यादा अगर चाचा खा लोगे खाना ना तो काट देंगे तुमको। अब चाचा को गौ ससुरत ना है, ये क्या किया रे? एक तो बुलाइबो किया पार्टी में, अकड़ रहा है कि 1 पीस खाना है। तू क्या करेगा? आदमी डरा के खाएगा, पता चलेगा कि 1 पीस खाया, पेटो नहीं भरा, फिर अपना हुक को बंद करेगा चैन, फिर बेचारा भाग जाएगा। तो आधा पेट खाया। लेकिन हमें क्या करना है? पूर्ण रूप से भोजन करना है। और वही 4 पीस मुर्गा खाएगा, खूब दाल भात सब्जी खाएगा, रोटी खाएगा। तो जब वो खा लेगा तो उसका पूर्ण रूप से भोजन हो जाएगा। यानी जो प्राणी पोषण होता है, इसमें हमें क्या पढ़ना है कि पूर्ण रूप से भोजन करना है, एकदम हुक को खोल के एकदम दबा के खाना खाना। समझ में आ गया? अगला है मृतजीवी पोषण। इसमें क्या होता है? तो जो मरे हुए को अपना भोजन बना लेता है। जैसे देखिएगा, फफूंदी होता है, कवक होता है, ये सब मरल हुए को अपना भोजन बनाएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में लकड़ी है, लकड़ी आप रख देंगे घर में 6 महीना साल भर, तो देखिए उसमें ताड़ा लग जाता है। सब ताड़ा क्या करता है? लकड़िया को अंदर से चाल चाल के खा लेता है। तो उसे हम क्या करते हैं? उसे हम कहते हैं मृतजीवी पोषण, जो मरे हुए को अपना भोजन बनाता है। तो कौन होता है? तो इसमें कवक होता है, कवक हो गया, फफूंदी हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये सब अपना भोजन मरे हुए से बनाते हैं। अगला है परजीवी पोषण। परजीवी का मतलब क्या होता है? जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। पर का मतलब क्या होता है? नहीं कहता सब पराया आदमी है, यानी कोई दूसरा आदमी है। तो परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर चढ़ के अपना भोजन बनाता है। अब कौन बनाता है? तो देखिए, जो ढीलो होता है, ढीलो, हमारे देहात में महिला से एकदम ऐसा खाबारी ढीलो पड़ गया, ढीलो पड़ गया, यानी जिसे हम कहते हैं जू। यानी जो जू होता है, जो जूख होता है, ये सब क्या होते हैं? ये सब दूसरे के ऊपर चढ़ के अपना भोजन बनाएगा। ढीलो है, कपड़ा में हिल जाएगा, अब उसमें का खूनो चूस चूस के अपना भोजन बना लेगा। जो जूख है, पानी में जाएंगे, हचाक से गोड़ी में पकड़ लेगा, उसमें का खून चूस चूस के अपना ये भोजन बना लेता है। यानी परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर चढ़ के अपना भोजन बनाता है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? 3 चीज, यानी प्राणी पोषण, पूर्ण रूप से भोजन करना, हुक को एकदम खोल के ठूस ठूस के भोजन करना। इसमें होता है मृतजीवी, जो मरे हुए को अपना भोजन बना लेता है, जैसे कवक हो गया, फफूंदी हो गया, ताड़ा हो गया। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर चढ़ के भोजन करता है। तो ये सब समझ में आ गया। अब समझते हैं पेड़ पौधे, आखिर इस सब कैसे अपना भोजन बनाते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए, ये हो गया हमारा, ये पौधा हो गया, समझिए। है सब क्या है? इसका पत्ती है, आगे चल के फूल बन गया। अब इसमें से इसका पत्ती निकल गया, उस तरह से एक ठो इधर हम बना लेते हैं। देखिए, ये सब क्या हो गया? ये पत्ती हो गया, ये इसका फूल हो गया। एक इधर बना दीजिए, ये मान लीजिए इसका फूल हो गया। समझ आ गया? ये इसका हो गया पत्ती, समझिए। अब जो ये पौधा रहेगा कहाँ रहता है? ये जमीन पे रहता है। कहाँ रहता है? जमीन पे रहता है। तो देखिएगा, जो सीधे आएगा ना, इसे सीधे निकल जाता है। इसे हम कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? इसे हम रूट, यानी इसे हम जड़ कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये सीधा रहता है, इसे हम कहते हैं रूट। अब नीचे में देखिएगा, इसे टोपी लग जाएगा, इसे हम कहते हैं रूट कैप। क्या कहते हैं? इसे हम रूट कैप कहते हैं। रूट कैप का काम क्या होता है? ये मिट्टी को खोदने का काम करता है। अभी मिट्टी को खोदेगा नहीं, इसका जड़ अंदर जाएगा नहीं, और जब तक जड़ अंदर नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर रह जाएगा, पता चलेगा कि आने भी आ रहेगा, पेड़ ही गिर जाएगा। तो रूट कैप का काम होता है, ये क्या करता है? जमीन को खोदने का काम करता है। और उसी में पाया जाता है रूट हेयर। यानी क्या होता है? इसे है जो निकला होता है, इसे हम कहते हैं रूट हेयर। इसे हम क्या कहते हैं? सोड़ कहते हैं। देखिएगा, हमारे देहात में ना जब बड़ा बड़ा पेड़ रहेगा तो जो सोड़िया रहता है ऊपर आ जाता है, उस पर आदमी बैठते भी हैं। इसे हम कहते हैं रूट हेयर। रूट हेयर का काम क्या होता है? ये पानी को सोखने का काम करता है। यानी जो भी बारिश वारिश होता है ना, तो जब यहाँ पे बारिश आता है जमीन पे, तो जो रूट हेयर होता है, यही क्या करता है? ये
सोखने का काम करता है। इसे हम कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। समझ में आ गया? ये होता है हमारा सीधा जड़ है। जो रूट कैप होता है ये मिट्टी को खोदता है, जो रूट हेयर होता है ये पानी को अवशोषित करता है। समझिए, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य का ऐसे प्रकाश जाता है, तो जब सूर्य का प्रकाश ऐसे आके पौधों पे पड़ता है ना, तो ये सब जो पौधे होते हैं ये लोग क्या करते हैं? इसी से अपना भोजन बना लेते हैं, इसी से अपना जीवन वो लोग क्या करते हैं? जीते हैं। अब हम लोग की तरह कि रातियों को खा लेगा, दिनों को खा लेगा। जो पेड़ पौधे होते हैं ये केवल और केवल दिन में ही अपना भोजन बना पाते हैं। जब तक सूर्य रहेगा तब तक ये लोग भोजन बनाएंगे। सूर्य जब डूब जाता है तो ये लोग भोजन नहीं बना पाते हैं। लेकिन आदमी को देखिए 12 बजे रात को अगर पेट कलबला रहा है कि बड़ा भूख लगेगा, तुरंत जाएगा चाउमीन मैगी बना के खा लेगा। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं ये केवल दिन में ही अपना भोजन बना पाते हैं, और इन्हीं के कारण बरसात भी होता है। कैसे होता है थोड़ा समझिए। देखिए यहाँ पे लग गया है बादल। क्या है? ये बादल है। अब बादल लग गया है तो जब बादल लग जाता है तो बारिश होता है। अब देखिए जब बारिश होता है तो बारिश कहाँ आता है? ऐसे पौधों पे आता है। पौधों से होते हुए कहाँ आता है? ये ज़मीन पे आता है। और जब ज़मीन पे आता है तो जो रूट हेयर होता है ना, ये क्या करता है? पानी को सोख लेता है, और जब ये पानी को सोख लेता है तो फिर पौधों में इसे भेज देता है। ये जब पौधा में इसे भेजेगा ना तो जो इसका तना होता है ये इसमें जाता है, तना में जाएगा। फिर तना से कहाँ जाता है? ये चला जाता है पत्तियों में। अब पत्तियों में देखिएगा तो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, यानी जो पत्ती होता है ना उसमें देखिएगा इससे क्या होगा? छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, और इस छिद्र को हम कहते हैं रंध्र छिद्र। क्या कहते हैं? रंध्र छिद्र कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? इसी की वजह से बारिश होता है। यानी जब बरसात होगा जमीन पे आएगा, रूट हेयर उसको सोख लेगा, सोखने के बाद भेज देगा पौधों में, फिर चला जाएगा तना में, तना से चला जाता है पत्तियों में, और पत्तियों में पाया जाता है रंध्र छिद्र। ये क्या करता है? उसको सोख लेता है, और जब सोख लेता है फिर पानी को कहाँ भेज देता है? ऊपर भेजता है। देखिए एक तरफ से पानी आया, एक तरफ से फिर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये वाष्प बन के फिर बादलों में चला जाता है, और जब ये बादल में चला जाता है ना तभी क्या होता है? बारिश होता है। तो देखिएगा जहाँ भी ज़्यादा पेड़ पौधे रहते हैं, जहाँ घना जंगल रहता है, जहाँ पहाड़ होता है, वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा हो। सिंपल सी बात है, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे वहाँ बारिश तो होना है। काहे होता है? तो जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे तो रूट हेयर बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, और जब रूट हेयर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पानी को सोखेगा, और जब ज़्यादा पानी को सोखेगा तो ज़्यादा पौधों में ये भेजेगा, और जब ज़्यादा पौधों में भेजेगा तो ज़्यादा पत्तियों में जाएगा। तो जहाँ जंगल रहेंगे वहाँ पत्ती भी बहुत ज़्यादा होगा, और जहाँ पत्ती ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा रंध्र छिद्र भी होगा, जिसके कारण जो रंध्र छिद्र होते हैं यही पानी को अवशोषित कर लेते हैं, फिर भेज देते हैं बादलों में, और वही बादल क्या करता है? बारिश बरसाता है। तो ये होता है पौधों का काम, और ये लोग क्या करते हैं? इसी सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन भी बनाते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि आखिर इन लोगों का जो पत्ता होता है हरा काहे होता है, तो क्लोरोफिल के कारण इन लोगों का पत्ती क्या होता है? हरा होता है। समझ में आ गया कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो कैसे बनाते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से ये लोग अपना भोजन बनाते हैं, और यही जो रंध्र छिद्र होता है क्या करता है? बारिश करवाता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं पाचन तंत्र के विषय में। तो चलिए समझते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है। ध्यान समझिए। देखिए पाचन का काम क्या होता है? ये जटिल से सरल में परिवर्तित कर देता है। जिससे हम कुछ भी खाते हैं, दाल भात सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, वो सब जटिल होता है। लेकिन जब हम खाते हैं तो उसको जटिल से सरल में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? पाचन करता है। अब कोई आदमी है, अब उसको ये बाबू हाई सेव है, खड़ा खा लो, वो नहीं खा पाएगा। उसको पहले छोटा छोटा तोड़ेगा तब खाएगा। अब रोटी है, एक रोटी किसी को मुंह में डालिएगा वो नहीं खा पाएगा, पहले छोटा छोटा उसको तोड़ेगा तब क्या करता है? वो खाता है। तो जो पाचन होता है वही टुकड़ा जो क्या होता है? जटिल होता है, और उसी को सरल में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? तो पाचन का होता है। देखिए जो पाचन होता है ना ये 3 चीज़ का होता है। एक कार्बोहाइड्रेट का होता है, एक प्रोटीन का होता है, और एक फैट का होता है। यानी पाचन 3 चीज़ का होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का होता है। लेकिन देखिए जो पानी होता है, शराब होता है, जो तरल चीज़ होता है उसका पाचन नहीं होता, उसको हम डायरेक्ट सोख लेते हैं। अब पानी कोई देखिएगा पिएगा तो ऐसा नहीं कि पहले खूब अच्छा मुँह डोलाएगा फिर पिएगा। शराब कोई पिएगा तो ऐसा नहीं कि शराब जब मुंह में डाल लेगा और वहाँ ऐसे करेगा, वो डायरेक्ट क्या किया जाता है? सोख लिया जाता है। यानी जो पानी होता है, शराब होता है, ये क्या किया जाता है? डायरेक्ट इसे सोख लिया जाता है। लेकिन जो भोजन होता है हम 2 तरह से करते हैं, एक फिजिकल करते हैं, एक केमिकल करते हैं। फिजिकल का मतलब क्या होता है?
खूब थूर थूर के कूच कूच के। अब हम रोटी खाते हैं तो जब मुँह हम कैसे ऐसे चबा लेते हैं उसको क्या है, थूरते हैं हम। लेकिन जब हमारे लार में मिल जाता है तो लार भी क्या होता है, केमिकल होता है। यानी हम भोजन जो करते हैं थूर थूर के करते हैं, जब हमारे अंदर जाता है तो लार में मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं केमिकल। यानी भोजन हम दो तरह से करते हैं, फिजिकल और केमिकल करते हैं। देखिए जो भोजन होता है ना, ये हम दो प्रकार से करते हैं। एक होता है अंतःकोशिका का पाचन, एक होता है बाह्य कोशिका का पाचन। अंतःकोशिका का मतलब क्या होता है, जो अमीबा होता है वो अंतःकोशिका का पाचन करता है। लेकिन जो जीव, मानव, जो मेढक होता है, हम सब क्या करते हैं, हम सब बाह्य कोशिका का पाचन करते हैं। यानी जो हमारा शरीर होता है बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये होता है पाचन का। समझ आ गया? चलिए समझिए। देखिए जो आहार नाल होता है ना, ये 9 मीटर का होता है, यानी ये 32 फीट का होता है। ये क्या है, ये आदमी का चित्र, हमारे अंदर का चित्र है। चलिए समझिए। देखिए हमारा भोजन यही सब क्रियाओं से होता है। पहले हम भोजन लेंगे, मुख के पास ले जाएंगे। यानी क्या है, पहले भोजन ले जाएंगे कहाँ, मुख के पास ले जाएंगे। जब ऐसे मुँह खोलते हैं, हाई जो जगहिया बचा है उसे हम कहते हैं मुख गुहा। यानी ये हो गया हमारा मुख। जब मुँह ऐसे खोल दिए तो जो जगह बचता है उसे हम कहते हैं मुख गुहा। अब जब मुख गुहा के पास जाता है, हल्दी टेढ़ सा आया ना, टेढ़का वाला, इसे हम कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं, इसे हम ग्रसनी कहते हैं। और जो सीधे आया है, ये कितना होता है, ये 25 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है, ये 25 सेंटीमीटर का होता है। और इसे हम कहते हैं ग्रास नली। यानी मुख खोल दिए, मुख गुहा, उसके बाद आएगा ग्रसनी में, उसके बाद आएगा ये ग्रास नली में। अब ग्रास नली से कहाँ आता है, ये अमाशय में आता है। देखिए है जो चित्र बना, इसे हम कहते हैं अमाशय। यानी भोजन सबसे पहले कहाँ आता है, तो ये अमाशय में आता है और अमाशय उसको रोक के रखता है। समझ में आ गया? उसके बाद अमाशय से आता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत कौन है, देखिए जो ऐसे बीचों में का होता है ना, इसे हम कहते हैं छोटी आंत। तो जब अमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है तो पहले कहाँ जाता है, ग्रहण, जेजुनम, इलियम। यानी तीनों चीज होते हुए कहाँ चला जाता है, ये बड़ी आंत में चला जाता है। देखिए है बड़ी आंत है। अब बड़ी आंत में क्या होता है, सीकन, कोलन, मलाशय। यानी इसमें भी 3 चीज होता है। तो हमारा भोजन कहाँ जाता है, सीकन, कोलन, मलाशय से होते हुए कहाँ जाता है, ये चला जाता है गुदा के पास। और गुदा के रास्ते से क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। ये होता है हमारे जो पाचन का क्रिया होता है, इसी के बीच में होता है। यानी मुंह खोल दिए, मुख गुहा, उसके बाद कहाँ जाएगा, ग्रसनी में, उसके बाद ग्रास नली, ग्रास नली से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से ये बाहर चला जाता है। लेकिन जब हम भोजन करते हैं ना, तो सबसे मुख्य चीज होता है लार का। अगर लार नहीं बनेगा तो हमारा भोजन सही से नहीं पचेगा। चलिए समझिए। देखिए जो पाचन ग्रंथि होता है उसमें सबसे मुख्य क्या होता है, लार ग्रंथि। अब देखिएगा आप सुबह में जागिएगा ना, तो आपका मुंह क्या होता है, एकदम फ्रेश रहता है। लार आपके मुंह में नहीं बनेगा। कोनो तुरंत देगा कुछ खाने के लिए तो बड़ा ऐसे एकदम अटकेगा। कहीं अटकेगा, तो हमारे मुख में लार नहीं उस टाइम पे होता है। तो जब हमारे मुख में लार नहीं होता तो क्या अटकते हुए जाता है। तो सबसे बड़ा क्या होता है, लार का काम होता है। उसके बाद आता है जठर ग्रंथि। ये भी क्या करता है, जब हम भोजन करते हैं तो एंजाइम को छोड़ता है। उसके बाद आता है पित्ताशय। पित्ताशय देखिएगा हरे कलर का होता है। यानी क्या होता है, ये पित्ताशय हरे कलर का होता है। ये भी क्या करता है, ये भी एंजाइम को छोड़ता है। अग्नाशय होता है, ये भी एंजाइम को छोड़ता है। और जो अंतःग्रंथि होता है, जब भोजन हे में से घूमता है उसे हम कहते हैं अंतःग्रंथि। यानी ये सब क्या करते हैं, एंजाइम को छोड़ते हैं, जिसके कारण हमारा भोजन होता है आसानी से वो पच जाता है। अब समझते हैं लार ग्रंथि के विषय में। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं। चलिए समझते हैं लार ग्रंथि के विषय में। देखिए जो लार ग्रंथि होता है ना, ये पाचन में सबसे बढ़िया काम यही करता है। अगर हम भोजन करते हैं, अगर हमारे मुख में लार नहीं बनेगा तो हमारा भोजन भी नहीं पचता है। लेकिन देखिए जो लार ग्रंथि होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है पैरोटिन, एक होता है सबमेंडिबुलर, एक होता है सबलिंगुअल। लेकिन जो सबसे खतरनाक होता है ये पैरोटिन होता है और इस सांप में पाया जाता है। अब देखिएगा जब कोनो आदमी को सांप जैसे काटेगा, सांप अपने दहिया सब पलट देता है। काहे पलट देता है, क्योंकि सांप को पता है कि जब तक हम पलटेंगे नहीं तब तक हमारा जो लार है पैरोटिन नाम का, वो आदमी के शरीर में जाएगा नहीं। और जब वो जैबा नहीं करेगा तो आदमी क्या कहता है, तरीका हमको सांप काटता कुछ नहीं होता है। इसलिए जब सांप काटता है तो अपना शरीर क्या करता है, पलटता है। और जब वो पलटता है ना, तो यही पैरोटिन नाम का जो लार होता है हमारे शरीर में छोड़ देता है। और वही क्या करता है, जहर का काम करता है, जिसके कारण आदमी के शरीर में क्या होता है, जहर फैल जाता है। तो ये क्या होता है, सबसे खतरनाक कौन होता है, पैरोटिन होता है। लेकिन जो सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल होता है उसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। समझ में आ गया?
अब समझिए, देखिए हम लोगों के शरीर में एक दिन में 1 लीटर से 1.5 लीटर लार बनता है, और जो लार का जो एंजाइम छोड़ता है वो 4 प्रकार का होता है। समझिए, देखिए एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है टालमिन, एक होता है डाइस्टेज, एक होता है म्यूकस। अब समझते हैं कि लाइसोजाइम क्या होता है। देखिए जो लाइसोजाइम होता है ना, ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है। अब देखिए छोटा बच्चा रहेगा तो उसके शरीर में बहुत ज़्यादा लार होगा, एकदम कहीं कहीं लार एकदम चुआ देता है, छोटा बच्चा रहता है सब। अब देखिएगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं सोने के बाद भी लार गिर जाता है, तो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, जिसके मुख से लार गिरता है ना वो समझिए कि बड़ा बढ़िया से नींद भी लेता है। लेकिन छोटे बच्चे में बहुत ज़्यादा लार बनता है, क्योंकि भगवान को पता था ये बच्चा कहीं भी कुछ भी जाके खा लेगा। छोटा बच्चा को देखिएगा कहीं दाल भात खा लेगा, तब तक कोनो में जाके मुर्गा खा लेगा, तब तक बाहर जाएगा मिट्टी खा लेगा। तो जो बच्चों में होता है लार ना बहुत ज़्यादा बनता है। काहे बनता है? क्योंकि क्या करता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। अब हाथ देखिएगा ऐसा कचड़ा रहेगा, जाएगा पापा में तन सा खाना खा लेगा, तब तक मम्मी में खा लेगा, तब तक चाचा में खा लेगा। तो उसके हाथ में क्या होता है, बहुत से कीटाणु होते हैं, और जब खाता है तो उसमें लार इसीलिए ज़्यादा बनता है क्योंकि लार क्या करता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। तो किसका काम होता है, ये लाइसोजाइम का काम होता है। उसके बाद आता है टालमिन और डाइस्टेज, इन दोनों का काम एक क्या होता है, ये सब क्या करते हैं, मंड का पाचन करते हैं। अब मंड क्या होता है, तो देखिए आप जब भी गेहूँ पिसाइएगा ना तो गेहूँ में चोकर होता है। क्या होता है, चोकर होता है, और उसी का पाचन कौन करता है, तो ये दोनों करता है। अब जब तक आप एकदम शुद्ध खाइएगा पिसाना तो आपको पचवा नहीं करेगा, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें मंड होना चाहिए, यानी क्या होता है, चोकर होता है। तो जब चलने से ऐसे चाला जाता है तो जो बड़का होता है वो तो गिर जाता है, लेकिन जो छोटका होता है वो रह जाता है। और जब हम खाते हैं तो क्या होता है, वही हमारे शरीर में पाचन का काम करता है। तो ये किसका काम होता है, तो टालमिन और डाइस्टेज का। ये लोग क्या करते हैं, तो ये सब मंड का पाचन करता है, यानी गेहूं का जो ऊपर वाला होता है उसका क्या करता है, ये पाचन करता है। उसके बाद आता है म्यूकस, इसका काम क्या होता है, तो ये भोजन को चिपचिपा बना देता है। अब जब हम खाएंगे तो लार में मिलेगा तो चिपचिपा बना देता है, और जब चिपचिपा बनाता है आराम से हम सट सट क्या करते हैं, घोंट लेते हैं। तो ये किसका काम होता है, ये म्यूकस का काम होता है। अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ से अगर हम भोजन करते हैं यहाँ तक आएगा, अगर नलिया नहीं रहेगा, हचाक से गिरेगा किसमें, अमाशय में गिरेगा। कहाँ गिरेगा, ये अमाशय में गिर जाएगा। तो क्या होता है, ये नली होता है, और जब हम खाते हैं तो क्या होता है, हमारे मुख में लार बनता है, और जो लार करता है चिपचिपा कर देता है, जिस कारण आसानी से भोजन सड़क के हमारे अंदर चला आता है। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं। अब समझते हैं अमाशय के विषय में। देखिए जो अमाशय होता है ना, ये 3 भाग में होता है। पहला होता है जठरागम, दूसरा होता है फंडिस, तीसरा होता है जठर निर्गमी। तो जठरागम को हम कहते हैं कार्डियक, फंडिस को कहते हैं फंडिस, जठर निर्गमी को हम कहते हैं पाइलेरिक। और यही तीनों चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए जो जठरागम होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। कभी कभी बच्चा सब कंफ्यूज होता है कि कार्डियक क्या है। तो देखिए अगर जठरागम नहीं दिया है, अगर कार्डियक दिया है तब भी सही है, यानी जठरागम को क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं, और फंडिस को हम क्या कहते हैं, फंडिस कहते हैं। और जो जठर निर्गमी होता है इसे हम पाइलेरिक कहते हैं। अगर जठर निर्गमी नहीं दिया है, पाइलेरी दिया है, तो ये क्या होता है, एक ही चीज़ होता है, यानी जठरागम को हम कार्डियक कहते हैं, फंडिस को फंडिस कहते हैं, और जठर निर्गमी को पाइलेरिक कहा जाता है। समझ में आ गया। अब समझते कि इनका काम क्या होता है, समझिए। देखिए जो कार्डियक होता है ना, ये अमाशय का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, यानी समझिए, देखिए ये अमाशय है, ये सबसे ऊपर वाला भाग, यहाँ पे समझिए। देखिए जो अमाशय होता है, सबसे ऊपर वाला भाग कौन होता है, ये कार्डियक होता है। इसका काम क्या होता है, तो HCl का निर्माण करता है। HCl एक एसिड होता है जो अम्लीय होता है, उसी का निर्माण कौन करता है, तो कार्डियक करता है। समझ में आ गया। देखिए कीटाणुओं को मारने का भी काम करता है। अब देखिएगा कौन आदमी कहीं खेत में काम करेगा, अच्छा कहीं पार्टी में जाएगा तो जहाँ वहाँ गिर उड़ जाएगा, धूल माटी लग जाएगा, हाथ में जाएगा, कहीं देखिएगा बहुत तरीका है, यहाँ पे दाल भात सब्जी बना है, यहाँ पे पूरी बना है, यहाँ पे पनीर बना है, यहाँ पे मीट मांस बना है। जैसे जाएगा बिना हाथ धोले जाएगा, थोड़ा सा उसमें से खाएगा, सब्जियों में से घूम घूम खाता है, तो हाथ में कीटाणु लगे होते हैं। तो जब हम खाते हैं तो जो कीटाणु हमारे अंदर जाते हैं ना, तो जो कार्डियक होता है यह क्या करता है, उसको मारने का काम करता है। छोटा बच्चा को देखिएगा हाथ में जैसे लगेगा कने नहीं, कहीं भी जाएगा घूम के खा लेगा। तो जब हम खाते हैं ना, तो जो कार्डियक होता है, तो जो हमारे अंदर कीटाणु जाते हैं उसको ये मारने का काम करता है। किसका काम होता है, ये कार्डियक का काम होता है। अब देखिए फंडिस क्या होता है, ये देखिए कांटानुमा होता है, और ये भोजन को रोकता है, और ये बीच वाला भाग होता है। देखिए ये बीच वाला भाग होता है, ऊपर वाला हो गया हमारे HCl,
बीच वाला हो गया, इसे हम कहते हैं रूजी, और इसमें कांटा नुमा होता है। अब देखिए को किसी को ज़्यादा भूख लग जाएगा ना, वो आदमी कहेगा तेरी मारते पेटवा बहुत कलबलाता, कोनो कहेगा कि कोनो लग रहा है हमको भाला लेके घूम रहा है का पेटवा में। कुछ ऐसा नहीं होता कि कोनो भाला वाला नहीं घूमता। कहाँ होता है, जब आपको ज़्यादा भूख लग जाएगा ना, तो ये जो होता है रूजी कांटी नुमा होता है, ये खड़ा हो जाता है, और जब खड़ा हो जाता है तो हमारे पेट में चुभन होता है भूख के वजह से। तो लोग कहते हैं हमको बहुत ज़्यादा भूख लग गया। कहाँ होता है हमारे पेट में, तो यही जो होता है कांटा नुमा, ये खड़ा हो जाता है, जिस कारण हमारे पेट में चुभन होता है। तो ये किसका काम होता है, ये फंडिस का काम होता है। ये कांटा नुमा होता है और ये भोजन को रोकता है। जैसे भोजन आता है, जब भोजन यहाँ पे आएगा, ये क्या करेगा, उसको रोक देगा। अब बताइए अगर अमाशय में भोजन नहीं रुकेगा तो आदमी खाते रहेगा, पेटवा नहीं भरेगा। तो इसमें क्या करता है, ये इसे भोजन को रोक के रखता है। अगला है पाइलेरिक, ये क्या करता है, तो ये निचला भाग होता है। देखिए यहाँ पे सबसे निचला भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पाइलेरिक कहते हैं। सबसे ऊपर वाला कार्डियक, बीच वाला फंडिस, और सबसे नीचे वाला पाइलेरिक। और इसमें पाया जाता है जठर ग्रंथि, और जो जठर ग्रंथि होता है ये जठर रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ये जठर रस का निर्माण करता है। इसमें दो चीज़ होता है, देखिए एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। जो रेनिन होता है ये दूध से दही को बनाता है। अब देखिएगा हमारे यहाँ तो बहुत भैंस वैंस होती है सब, तो क्या करेगा, सब दूध को रख देगा, और रख देगा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा खूब उसको खौलाएगा। तो जैसे लाल हो जाता है ना, उसमें दही का थोड़ा सा मात्रा डाल दिया जाता है, तो वो क्या करता है, दूध से तुरंत उसको दही में परिवर्तन कर देता है। तो कैसे होता है, रेनिन के कारण होता है। और यही होता है, देखिए जब हम खाना वाना खाते हैं तो आता कहाँ, एचसीएल में जाएगा। अब एचसीएल में जाएगा, अगर नहीं भोजन नहीं पचेगा तो उल्टा आता है, आज जैसे उल्टा आएगा लगेगा एकदम पूरा नसिया हमारा फाट के एकदम लगेगा भभाने। कहाँ भभाता है, तो जो एचसीएल होता है ना, ये एक एसिड होता है, और जैसे ऊपर आता है उल्टी उल्टी आदमी करता है तो क्या होता है, गाटे उटे एकदम पूरा लगता है जलन होने। कहाँ होता है, तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो जाएगा इसमें, और जैसे उल्टा मारता है तो क्या होता है, हमारा जो गटे उटे होता है क्या होता है, भभाने लगता है। अगला होता है पेप्सिन, ये क्या करता है, तो ये प्रोटीन से पेप्टोन में बदलने का काम कौन करता है, ये पेप्टिन करता है। अब देखिए जो हमारा अमाशय होता है ना, इसके भीतर का जो भाग होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं। देखिए जो अमाशय का भित्ति यानी भीतर का भाग होता है ये 4 प्रकार का होता है। पहला होता है शीर्षा, ये उपकलीय कोशिकाओं का होता है और ये तन्मय ऊतक से बना होता है। दूसरा होता है पेशीय स्तर, जो पेशीय स्तर होता है इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है अनुदैर्ध्य पेशीय स्तर, जो अनुदैर्ध्य पेशीय स्तर होता है वो अनुदैर्ध्य तंतुओं से मिलकर बना होता है। दूसरा होता है वर्तुल पेशीय स्तर, जो वर्तुल पेशीय स्तर होता है ये वर्तुल तंतुओं से मिलकर बना होता है। तीसरा होता है तिरछा पेशीय स्तर, ये तिरछा तंतुओं से मिलकर बना होता है। तीसरा होता है अर्धश्लेष्मा, और जो अर्धश्लेष्मा होता है उसमें लसिका, वाहिनी और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। और चौथा होता है श्लेष्मिका, इसमें क्या होता है, ये जठर ग्रंथि का क्या करता है, विभेद करता है। और यही जो होता है ना, जो श्लेष्मिका होता है ये 3 भाग में होते हैं। समझिए, देखिए जो श्लेष्मा होता है 3 भाग में होता है। पहला होता है श्लेष्मा कोशिका, इसमें म्यूकस पाया जाता है जो ये सेल्स के रक्षा करता है। म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, और ये क्या करता है, हमारी एचसीएल से रक्षा करता है। यहाँ पे मान लीजिए क्या होता है, ये ऊपर वाला एचसीएल होता है, क्या होता है, एचसीएल होता है। ये क्या करता है, उसी से रक्षा करता है। यानी जो भीतर का भाग होता है ये इसी में पाया जाता है। क्या होता है, ये भीतर के भाग में पाया जाता है। अब बताइए एक एसिड होता है, अब एसिड किसी के मुंह पे फेंकिएगा तो पूरा मुंह झुंसा जाएगा, लौकबा नहीं करेगा कि उसका मुंह कहाँ चला गया। अब हमारे पेट में आखिर एसिड होता है तो कौन बचाता है, तो यही जो श्लेष्मा होता है ना, यही क्या करता है, एचसीएल से हमारा रक्षा करता है। देखिए दूसरा होता है पैराइटल कोशिका, इसे हम आक्सीटिक कोशिका भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, तो एचसीएल से ही रक्षा करता है, और जो विटामिन 12 होता है ना उससे भी क्या करता है, ये हमारा रक्षा करता है। यानी एचसीएल से भी रक्षा करता है, और जो विटामिन 12 होता है इससे भी क्या करता है, रक्षा करता है। कौन करता है, तो पैराइटल कोशिका करता है। तीसरा होता है पेप्टिन, देखिए पेप्टिन होता है, ये होता है मुख्य कोशिका जिसे हम चीफ कोशिका भी कहते हैं। और इसी में पेप्सिनोजल, प्रोराइनिक और एंजाइम का श्रवण करने का जो काम करता है, कौन करता है, यही करता है पेप्टिन, इसे हम मुख्य कोशिका भी कहते हैं। ये क्या करेगा, जो पेप्सिनोजल, प्रोराइनिक और एंजाइम होता है उसको क्या करता है, ये श्रवण करने का काम करता है। और ये क्या करता है, प्रोटीन को भी पचाता है। अब देखिएगा छोटे बच्चे को 6 महीना तक, साल भर तक बच्चा बस इसे दूध वैसे पी रह जाता है, सब क्या करता है, दूध पीता है। अब किसी भी आदमी को अब दीजिएगा तो लगातार 6 महीने दूध पिलाइएगा, वो नहीं पी पाएगा।
जो बच्चे सब होते हैं 6-6 महीने तक दूध पीता है, तो जो यही होता है ना पेप्टिन, ये क्या करता है, जो बच्चा दूध पीता है वही क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। दूध क्या होता है, जो दूध में प्रोटीन होता है, तो जो लोग पीते हैं तो यही जो पेप्टिन होता है क्या करता है, दूध को पचाने का काम करता है। समझ में आ गया। यानी जो हमारा अंदर का भाग होता है ये 4 प्रकार का होता है, और जिसमें श्लेष्मा पाया जाता है ये 3 प्रकार के होते हैं। जो श्लेष्मा होता है ये सेल से रक्षा करता है, यानी जो हमारे अंदर ये सेल होता है उससे कौन रक्षा करता है, ये करता है। जो पैराइटल होता है ये सेल से भी रक्षा करता है, और विटामिन 12 से भी ये रक्षा करता है, और ये एंजाइम का श्रवण करता है, और जो प्रोटीन हमारे अंदर जाता है उसको ये पचाने का काम करता है। समझ में आ गया। चलिए अब हम समझते हैं श्वसन तंत्र के विषय में। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि श्वसन तंत्र होता क्या है। तो ध्यान समझिए, देखिए जब हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन जौने नली से जाता है उसे हम कहते हैं आहार नाल, लेकिन सांस जौने रास्ता से जाता है उसे हम कहते हैं श्वसन नली। सब लोग ये सोचता है कि हमारा नकवा और हमारा मुहवा मेन यह सांस लेता है। अरे हमारा दादा, जो हमारा नाक और मुंह होता है ना, इस सांस लेने का केवल एक रास्ता होता है, एक माध्यम होता है। लेकिन सांस मुख्य कहाँ से आता है, तो हमारे लंग्स से यानी फेफड़ा से आता है। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, आपका कहीं से नकवा और मुंह से बंद कर दिया जाए, आप जब सांस लेंगे आप नहाट होगा, अरे बाप रे बाप, आप कहाँ से ससवा लेंगे, तो कहाँ से मुख्य आ रहा है, ये हमारे लंग्स यानी फेफड़ा से आ जा रहा है। आप कहीं आप पेट ऐसे रोक लीजिए, मुँह चबाइए, अच्छा खोल दीजिए, कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी जो मुख्य होता है कहाँ से हम सांस लेते हैं, तो सांस हम लंग्स से यानी फेफड़े से लेते हैं। तो जो हमारा नाक होता है और जो मुंह होता है, ये केवल रास्ता को आने जाने के लिए इसको भगवान ने क्या किया, बना दिया है। अब हम समझते हैं कि कितना सांस लेते हैं और कितना छोड़ते हैं। 2 प्रक्रिया से होता है। जब हम सांस लेते हैं ना, उसे हम कहते हैं अंतर श्वसन। देखिए जब हमारा सांस अंदर आता है उसे हम कहते हैं अंतर श्वसन कहते हैं। इससे अंग्रेजी में हम कहते हैं इनपायरेशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसे हम इनपायरेशन कहते हैं। और जब हम सांस को छोड़ते हैं इसे कहते हैं उच्च श्वसन। क्या कहते हैं, उच्च श्वसन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपायरेशन। क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। यानी सांस लेने का 2 प्रक्रिया होता है। एक तो हम सांस को लेते हैं, जब हम लेते हैं उसे कहते हैं अंतर श्वसन, और जब सांस को छोड़ते हैं उसे कहते हैं उच्च श्वसन। अब हम समझते हैं कि कितना लेते हैं और कितना भैया छोड़ते हैं। तो देखिए प्रकृति में बहुत सारा गैस भरा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन लेते हैं और कौन छोड़ते हैं इसके विषय में समझिए। देखिए नाइट्रोजन को हम लेते हैं 78%, ऑक्सीजन को लेते हैं 21%, और CO2 को लेते हैं 0.03% लेते हैं। यानी नाइट्रोजन को 78%, ऑक्सीजन को 21% और CO2 को 0.03%। ये क्या करते हैं, ये तो हम लेते हैं। अब छोड़ते हैं कितना, तो समझिए। देखिए नाइट्रोजन को 78% छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को 17% छोड़ते हैं, और CO2 को छोड़ते हैं 0.04%। ये क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यानी इतना लेते हैं और इतना छोड़ते हैं। लेकिन गड़बड़ी का हो जाता है, तो ध्यान समझिए। देखिए ले रहे हैं 21, छोड़ रहे हैं 17 है। यानी जब हम लेते हैं 21 ठो ले रहे हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं 17 छोड़ देते हैं। आखिर 4 ठो कहाँ जाता है, तो ये जो 4 ठो होता है ना, यानी जो 4% होता है, ये हमारे शरीर में रहता है और पूरे शरीर को बढ़िया से चलाने का ही काम करता है। तो लेते हैं कितना, 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03%। ये क्या करते हैं, हम ले लेते हैं। और जब छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन को 78% छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को 17% छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को 0.04% छोड़ देते हैं। और जो 4% बचता है, ये क्या करता है, तो ये हमारे सांस लेने में मदद करता है। समझ में आ गया। अब हम समझते हैं श्वसन अंग के विषय में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम समझते हैं श्वसन अंग के विषय में। यही सब होते हैं श्वसन अंग। पहला होता है नासाद्वार। नासाद्वार कौन होता है, तो नाक के जो सबसे ऊपर का भाग होता है इसे हम कहते हैं नासाद्वार, और हवा सबसे पहले इसी पे टकराता है।
दूसरा होता है नासा छिद्र, जिसमें बाल उल पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नासा छिद्र कहते हैं। अब देखिएगा कितना लोगों को था कि कैंची भिड़ा के नाक में का बाल काट देता है, तो बाल नहीं काटना चाहिए। काहे नहीं काटना चाहिए? जैसे हमारे कोई भी हम काम करते हैं, धूल मिट्टी बहुत उड़ता है, तो जब उड़ता है तो उसमें कण रहते हैं, छोटे छोटे कण आके हमारे नाक के अंदर जाते हैं, तो ये क्या करता है, नासा छिद्र उसको रोकने का काम करता है। यानी नासा छिद्र का काम क्या होता है, तो जो भी छोटे छोटे कण है तो उनको ये रोक के रखता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर बड़ा सा घर बनवा रहा है, तो बड़ा सा घर के आगे गेट लगवा देगा ताकि कोई उसमें प्रवेश जल्दी से ना कर पाए बिना उसकी मर्जी के। तो गेट लगवा देगा तो जो भी आएगा पहले गेट खोलेगा, उसके बाद अंदर जाएगा। उसी प्रकार से जब हवा आता है तो पहले किस पे टकराता है, इस पे टकराता है, उसके बाद हवा कहाँ जाता है, ये नासा छिद्र में जाता है। उसके बाद हवा जाता है नासा कपाट में। इन जो दोनों भंवरियन के बीच में हई वाला होता है हड्डियाँ, इसे हम कहते हैं नासा कपाट। इसका बहुत बढ़िया से काम होता है। ये क्या करता है, देखिए अब मान लीजिए धूल मिट्टी उड़ रहा है तो उसमें बहुत से कण होते हैं, तो जो कण नासा छिद्र नहीं रोक पाता है उसे कौन रोकता है, ये नासा कपाट रोकता है। और नासा कपाट में म्यूकस पाया जाता है, वो चिपचिपा होता है। तो मान लीजिए धूल कण उड़ रहा है, अब जाएगा सट से, तो जो बड़ा बड़ा होगा ये तो रोकेगा नासा छिद्र, जो सबसे छोटा छोटा रहेगा वो कौन रोकता है, ये रोकता है। और वही रोक के 1 हफ्ते के बाद ऐसा निकालता है, नाक से निकटुकटी निकालने का काम करता है। समझा क्या? यानी क्या करता है, बहुत बढ़िया से रोकता है और हवा को बढ़िया से मेंटेन करके हमारे शरीर में भेजता है। समझ लीजिए मई जून का महीना है, आदमी जाता है, उसका त्वचा जल जाता है, इतना धूप हो जाता है, और हम सांस लेते हैं, तो सांस जब हम लेते हैं ना तो पहले कहाँ जाता है, नासा ये द्वार पे जाता है, नासा द्वार के बाद नासा छिद्र में जाता है, तो कण रहते हैं इसको ये रोकता है। उसके बाद कहाँ जाता है, नासा कपाट में। ये क्या करता है, उसको रोक के हवा को नरम कर देता है, यानी हवा को ठंडा कर देता है, जिसके बाद ये कहाँ भेजता है, हमारे फेफड़े में भेज देता है। समझना क्या? अगला आता है ग्रसनी। ग्रसनी कौन होता है, तो जहाँ नाक और मुंह का नली मिलता है, देखिए है नाक का नली हो गया और है मुंह का नली हो गया, इसे हम कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं, इसे हम ग्रसनी कहते हैं। उसके बाद आता है कंठ, जहाँ से आदमी क्या होता है, गाना वाना गाता है। यानी देखिए हर जो बीच में जगह होता है इसे हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम कंठ कहते हैं। अब देखिए कौन हिट मार देगा तो आदमी का आवाज़ क्या होता है, बंद हो जाए, यानी आदमी में क्या होता है, यहीं से गाना निकलता है, इसे हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। यानी हवा नासा द्वार, उसके बाद नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट, उसके बाद कहाँ जाता है, ग्रसनी यानी नाक और जहाँ मुंह का नली होता है। उसके बाद जाते हैं कंठ में, जहाँ से आदमी क्या होता है, गाना वाना गाता है। उसके बाद ये जाता है ट्रेकिया में। अब देखिए ट्रेकिया कौन होता है, ऐसे गड्ढे उठाइए, देखिए रेघारी रेघारी है, तो जो रेघरिया रेघरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। और ये जब तक अकेले होता है तब तक उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। अब सांस ऐसे आएगा ऐसे आएगा, अब आने के बाद ये 2 भाग में बढ़ जाता है। देखिए एक इधर चला जाया और एक इधर चला गया, तो जब 2 भाग में बढ़ जाता है तो इसे हम कहते हैं ब्रोनचेस्ट। क्या कहते हैं, ब्रोनचेस्ट या ब्रोनकाइन भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, देखिए उससे हम कहते हैं ब्रोनचेस्ट, ऐसे ब्रोनकाइन भी कहा जाता है। उसके बाद यही जो ब्रोनचेस्ट होता है और अंदर जाता है तो कई भागों में बढ़ जाता है। देखिए इधर आया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, फिर इधर आ गया, यानी जब कई भागों में बढ़ जाता है तो उससे हम कहते हैं ब्रिक्यूलेस। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रिक्यूलेस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रिक्यूलेस कहते हैं। और ये ब्रिक्यूलेस के मुंह पे छोटा छोटा गुच्छा पाया जाता है, यानी देखिए छोटे छोटे क्या होता है, ये गुच्छा होता है। और इस गुच्छा को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अल्बियली, यानी इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अल्बियली कहते हैं। अब यह क्या करता है, सांस को लेने का काम करता है, यानी पूरा होते होते जाएगा तो अकेले है तो ट्रेकिया, 2 भाग में बढ़ गया तो ब्रोनचेस्ट या ब्रोनकाइन कहते हैं। और वो ब्रोनचेस्ट कई भागों में जब बढ़ गया तो इसमें क्या कहते हैं, ब्रिक्यूलेस बोलते हैं। और ब्रिक्यूलेस के मुंह पे छोटा छोटा ये गुच्छा होता है, ये क्या करता है, सांस को ले लेता है, और जब लेता है तब सारे शरीर में फैला देता है। तो जब फैलाता है तो सबसे पहले किसको देता है, तो ये देता है सबसे पहले ब्लड को देता है। अब ब्लड का काम क्या होता है, ये ले जाके दे देता है सेल में, यानी कोशिका को दे देता है। अब ये क्या करता है, कोशिका ले जाके माइक्रोकांडिया को देता है, और माइक्रोकांडिया क्या करता है, तो ये सांस को लेता है और हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में भेज देने का काम करता है। इसी की वजह से हमारे हाथ में, पैर में, सर में क्या होता है, हवा चला जाता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है डायाफ्राम का। डायाफ्राम होता कहाँ है, तो देखिए ये लंग्स यानी फेफड़े के ये नीचे होता है, ये क्या होता है, इसे नीचे होता है। और ये 70% से भी ज़्यादा क्या करता है, सांस लेने में मदद करता है। हम लोग सोचते हैं कि सांस ले लिए, फेफड़ा में आ गया तो फेफड़ा तक तो सही सांस जाता है,
लेकिन ये क्या करता है, यही ऊपर नीचे करता है। अब सांस लीजिए आप तो सोच रहे हो तेरी हम तो खूब बढ़िया सांस लेते हैं, लेकिन एक बार बढ़िया से सोचिए, जैसे मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं, हमारा फेफड़ा ऊपर आ रहा है, यानी कौन ऊपर करता है, तो यही जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम होता है, यही क्या करता है, उसको ऊपर करता है। और जब सांस हम छोड़ते हैं तो ये क्या करता है, नीचे करता है। लेकिन जो महिला प्रेग्नेंट रहती है ना, उसमें डायाफ्राम काम नहीं करता है। ये क्या करता है, काम नहीं करता है। अब काम काहे नहीं करता बाबू, तो अब सोचिए कि यार फेफड़ा है और फेफड़ा नहीं काम करेगा तो महिला सब कैसे जिएगी। भगवान बहुत होशियार थे, भगवान ने ये सोचा कि अगर हम बना देते हैं इसको डायाफ्राम को, और महिला प्रेग्नेंट है, अगर उस सांस लेगी पता चलेगा उसका बच्चा भी बेचारा ऊपर चला जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि डायाफ्राम के बदले जो भी महिला प्रेग्नेंट रहेगी, पसली के ये पसली होता है ना, इससे वो सब सांस लेती हैं। अब मान लीजिए पेट में बच्चा है, अब दही के महिला सांस ले कस के योगा मान लीजिए कहीं करे, कोठा चढ़ के करेगी, अब भाई के बच्चा ऊपर आएगा, कहेगा अरे माई हो माई, हमार मातारी तो पहले हाथ गोड़ तूर के पड़े, तेरी का हमारा तो दुखाने लगा। तो क्या होता है, भगवान ने सोचा कि बच्चे को ज़्यादा तकलीफ होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, महिला प्रेग्नेंट रहती है वो पसली से सांस लेती है, पता चलेगा सांस बच्चा ऊपर, भाई की जब सांस छोड़ेगी अरे तेरी करिया ने टूट गया। तो उन्होंने क्या किया, जो महिला प्रेग्नेंट रहती है वो डायफ्राम से सांस नहीं लेती है, किससे लेती है, वो पसली से लेती है। समझ में आ गया। अब समझिए, जैसे मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं, अब मान लीजिए सांस कभी कभी ऐसा होता है आदमी को बड़ा तेज हिचकी आ जाता है। हिचकी कहाँ आता है, तो थोड़ा समझ लिए। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा सांस नली है, इधर हमारा आ गया एयर यानी हवा का आ गया, इधर चला गया हमारा फूड यानी भोजन का। अब देखिए सांस ऐसे आ रहा है, सांस आ रहा है, अब सब सांस आता है ना, तो ये बीच में थोड़ा रखवार लगा होता है। क्या होता है, रखवार। जैसे आजकल देखिएगा जहाँ चौकी उकी रहता है वहाँ पे 2-3 होमगार्ड सब रहता है, कौन आएगा, तू इधर चल, तू इधर चल, यानी सबको क्या कर अलग अलग दिशा दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक होमगार्ड होता है, और इसका कंट्रोल किसके ऊपर रहता है, तो इसका कंट्रोल हमारे ब्रेन पे रहता है। जैसे मान होमगार्ड है, उसका कंट्रोल दरोगा पे रहेगा, तो उसका कंट्रोल एसपी पे रहेगा, उसका कंट्रोल डीएम पे रहता है। उसी प्रकार से जो हम सांस लेते हैं तो यहाँ पे जो होमगार्डवा रहता है, इसका कंट्रोल किस पे रहता है, ब्रेन पे रहता है। ब्रेन कहता है कि देखो जब तक हम कहेंगे नहीं इधर उधर तू घुसेगा तो बहुत काटेंगे ससुरा तुमको। ये कहता है अरे महाराज काहे हमको काटेंगे, आप जैसे कहिए वैसे हम रहेंगे। कहता ठीक है। लेकिन जब हम मान लीजिए भोजन कर रहे हैं, अब भोजन करते करते हमको कुछ याद आ गया, तेरी क्या पहलकी वाली थी तो वो तो ब्रिसियाती थी तो जूतवा चप्पल मारती थी, है जो दूसर की आई तो मारे पूरा गाँव में हल्ला कर दे रही है। तो हम मान लीजिए सोच रहे खाते, वाह वाह कितना मजा आ गया। अब सोचते सोचते रहेंगे तब तक भोजन हमारे अंदर जाने लगेगा, और जैसे भोजन अंदर जाएगा इसको कुछ पता नहीं है, ये गोड़ता है ऐसे ताकेगा, अरे ब्रेन निकल निकल बोल 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 बकलोल बोल। अब ब्रेन तो अपनी मस्त है पहले की वाले। इसके कारण क्या होता है, जब भोजन आता है इसको कुछ पता नहीं होता, ये एकदम बौक है, बकलोल है, कुछ भी नहीं करता है। अब मान लीजिए हम खा रहे हैं भोजन, भोजन को कहाँ जाना चाहिए, भोजन में जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है अपना देहिया इसे घुमा लेता है भोजन की तरफ। कहाँ करता है, भोजन की ओर घुमा लेता है। अब भोजन कहाँ आने लगता है, हवा की तरफ आने लगता है। अब जैसे ही हवा देखता कहता अरे ससुरा कहाँ रे लोलबा, कहाँ है हमारे ओर, ये कहता अरे हम क्या करें भैया, हमारे तो जगह ये नहीं है। भाई के हुमच के लात मारता है, और जैसे हुमच के लात मारता है भोजन कहाँ जाता है, ऊपर जाने लगता है, और जैसे भोजन ऊपर जाने लगता है हिचकी आने लगता है। तो लोग कहते ओ हमको तो कोई याद कर रहा है हिचकिया, अरे घंटा याद कोई कर रहा है भैया। अब बताइए आजकल की दुनिया में कौन किसको याद करने वाला है, कोई इतना टाइम नहीं कि आपको कोई याद करेगा। माँ बाप होते हैं जो याद करते हैं, दूसरा कोई आपको कहाँ याद करेगा। ये लोग सोचता है अरे हमारे पहली वाली याद कर रहा है, घंटा याद कर रही है। तो कहाँ होता है, जब ये जाता है हम याद करते हैं, दूसरा हमको कोई नहीं याद करता है। तो जब ये जाता है ना, जब हिचकी आता है तो ब्रेन कहता है ओ माय गॉड बहुत बड़ा गलती, ये डांटते इसको लोला कहाँ है तू दर भाग गया है। तो क्या कहेगा, हम भैया बताएं क्या करें, तुम कहे थे कि हम बताएंगे, हम तो चिल्लाते रह गए, रो रहे थे, तुम बताइए नहीं किए। कहे अच्छा ठीक है पानी वानी पिलाओ। तो आदमी क्या करता है, पानी वानी पीता है, जिस कारण फिर से क्या होता है, वो सही हो जाता है। तो कहाँ होता है, तो ये भोजन को जाना चाहिए भोजन में, लेकिन भोजन कहाँ जाता है, हवा की ओर चला जाता है। तो जब हवा हुमच के मारता है ना, तभी भोजन जब भागता है तब क्या होता है, हिचकी आता है। देखिए कभी कभी जो डायफ्राम होता है ना, ये टूट जाता है। आदमी का ना हाथ टूटेगा, ना पैर टूटेगा, ना मुंह फूटेगा, आदमी बाई दुनिया से चला जाता है। कहाँ चला जाता है, तो मान लीजिए कहीं आदमी को देखिएगा पिक्चर उच्चर में देखिए कोठा पे से गिरेगा, कहीं घुआ नहीं लगेगा, ऐसे करेगा खत्म, कहाँ हो जाता है। तो जो डायफ्राम होता है, यह डायफ्राम क्या होता है, उसका टूट जाता है। जैसे डायफ्राम टूट जाता है, सांस लेना आदमी बंद कर देता है, जिस कारण आदमी का क्या हो जाता है, मौत हो जाता है।
समझ में आ गया इसके विषय में। देखिए हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है ना, ऑक्सीजन को पकड़ के हमारे शरीर में भेज देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आ देता है। ये जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे पहले ही हमारे ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन है। ये क्या करेगा? जैसे सांस लेते हैं कितना? 2 सेकंड में, छोड़ते हैं कितना? 3 सेकंड में। तो जब हमारे अंदर जाता है 2 सेकंड में हर अपना काम वो पूरा कर देता है। ये बड़ा फास्ट होता है, ये हर एक काम 2 सेकंड में पूरा कर देता है। अब जैसे हम सांस लेते हैं, सांस में क्या जाता है? हमारे ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ता है और प्रत्येक कोशिका में धड़ाधड़ पूरी उड़ी की जैसे बांट देता है। ये बड़ा तेज खिलाता है। जैसे देखिएगा पूरी उड़ी कितना लोग खिलाते हैं तो बड़ा फास्ट होता है, सब तुरंत ऐसे एकदम देते हुए चला जाता है। उसी तरह से हीमोग्लोबिन होता है। जैसे सांस हमारे अंदर गया, ये ऑक्सीजन को पकड़ा, प्रत्येक कोशिका में धड़ाधड़ बांट देता है और जब बांट के अंत पहुँच जाता है, तब जब उधर से लौटता है तब किसको पकड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है। अब इसको पकड़ेगा, जहाँ जहाँ रहेगा तुरंत पकड़ेगा, लेके आएगा बाहर आराम से। आदमी क्या करता है? सांस को बाहर छोड़ देता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है क्या करता है? ऑक्सीजन को लेके आता है और हमारे सारी कोशिकाओं में भेज देता है। और जैसे ऑक्सीजन पूरा करके वापस ये आता है, तो जब ये वापस आता है तो 3 सेकेंड में ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है और फिर ले आ देता है, जिस कारण जब सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। ये किसका काम का होता है? तो ये हीमोग्लोबिन का काम होता है। लेकिन कभी कभी बड़ा तनी दुष्टाई वाला काम कर देता है। काहे कर देता है? तो जब आदमी सिगरेट उगरेट पीता है, धुआं पीता है ना, तभी बड़ा तेज उस पर सम्मोहन करता है। जैसे आजकल का लड़का को देखिए, कोनो बढ़िया लड़की की दिखता आप पिछड़ी छोड़ के अगली धावा मार देता है। उसी तरह से ही होता है। ये जैसे देखेगा धुआं मना, ये तुरंत उस पर अट्रैक्ट हो जाता है, तुरंत उसमें जाके ये मिल जाता है। तो आदमी को देखिएगा कभी कभी ज़्यादा धुआं हो जाता है, आदमी का करके बेहोश हो जाता है। तो कहाँ हो जाता है? ये ज़्यादा किससे ऊपर चला जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के ओर हो जाता है। लेकिन इसका काम होता है कि भैया देख तुमको ऑक्सीजन की ओर जाना है। लेकिन अब कहाँ मानेगा? आजकल का जब लड़का नहीं मान रहा है, ब्रेन नहीं मान रहा है, ये क्या मानेगा? तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कभी रोज तुम्ही को ले जाएंगे, तन इसके पास जाने दो, इसको छोड़ के इसके पास आ जाता है। जिस कारण जब आदमी को सांस ले लेता है तो ज़्यादा जब धुआं अंदर चला जाता है तो आदमी क्या होता है? चक्कर को खा के गिर जाता है। तो ये होता है हमारा श्वसन तंत्र। अब हम समझते हैं वहन यानी परिसंचरण तंत्र के विषय में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे समझेंगे परिसंचरण तंत्र के विषय में। अब समझते हैं परिसंचरण तंत्र के विषय में। तो सबसे पहले समझिए कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है। ध्यान समझिए। देखिए ब्लड को ले जाने और ब्लड को ले आने में जो क्रिया करते हैं, जो काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी जो हमारे खून को ले जाता है और खून को लेके आता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। यानी ब्लड को ले जाना और ब्लड को ले आना, ये किसके माध्यम से ब्लड आता जाता है? तो परिसंचरण तंत्र के माध्यम से। तो किसको लेके जाता है? ये ब्लड को लेके जाता है। तो थोड़ा ब्लड के विषय में समझते हैं कि आखिर ये कैसे लेके जाता है। ध्यान समझिए। देखिए ये हमारे हार्ट का चित्र यानी हृदय का चित्र है। इससे भी बढ़िया होता है, बस आपको समझने के लिए ही बना दिया गया। अब ये मत समझिएगा इससे सिर्फ मास्टर गलत बनाता है। हम लोग तो पढ़ते हैं कि दिल ऐसे होता है, यानी हई वाला होता है। तो जो प्यार करता है सब ना, उसके लिए दिल ऐसा होता है। लेकिन जो वास्तविक हमारा हार्ट होता है ना, इस तरह से होता है। देखिए जो हमारा हार्ट होता है 2 पार्ट में होता है, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला होता है। कितने पार्ट में होता है? तो एक राइट और एक लेफ्ट। अब समझते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है कैसे एंट्री करता है। ध्यान समझिए। देखो जो हमारा ब्लड होता है ना, सबसे पहले कहाँ एंट्री करता है? ये महाशिरा में एंट्री करता है। तो महाशिरा कौन होता है? देखिए हर जो दोनों ऐसे चिलमी ऐसा बन गया ना, इसे हम क्या कहते हैं? महाशिरा कहते हैं। यानी ब्लड सबसे पहले कहाँ आता है? ये महाशिरा में आता है। अभी जब महाशिरा से आता है ना, तो जो है गोलका होता है, इसे हम कहते हैं अलिंद। इसे हम क्या कहते हैं? दायां अलिंद कहते हैं। यानी महाशिरा से कहाँ आ गया? ये दायां अलिंद में आ गया। दायां अलिंद के बाद कहाँ आता है? दायां निलय में। यानी है जितना भी बचता है भाग, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं दायां निलय। यानी जो हमारा ब्लड होता है कहाँ आता है? महाशिरा। महाशिरा से दायां अलिंद, दायां अलिंद से दायां निलय। उसके बाद जो हमारा ब्लड होता है ना, सीधे कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है फुसफुस धमनी में। देखिए जब तक ब्लड हे में घूमता है ना, यानी हमारे जो दायां वाले में घूमता है, तब तक हमारा जो ब्लड होता है वो शुद्ध नहीं होता। अब ये मत समझिए कि उसमें कंकड़ पत्थर मिल जाता है, यानी उसमें हवा नहीं होता। और जब तक हवा नहीं होता वो अशुद्ध होता है। इसमें घूमता है तो क्या होता है? वो अशुद्ध होता है। लेकिन जैसे फुसफुस धमनी में घुसता है, तो घुसने के बाद ही कहाँ जाता है? हमारे लंग्स में। यानी कहाँ चला जाता है? यानी हमारे फेफड़े में चला जाता है।
और फेफड़े में क्या होता है, हवा होता है। तो जो हमारा फेफड़ा होता है क्या करता है, हवा इसको दे देता है। और जैसे हवा हमारे ब्लड में मिल जाता है तो जो हमारा ब्लड होता है ना वो प्योर यानी शुद्ध हो जाता है। तो कहाँ होता है, ये नीले से जाता कहाँ, फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी में कहाँ चला जाता है, ये लंग्स में मिल जाता है। तो ये जब मिल जाता है लंग्स में तो हमारा जो ब्लड होता है एकदम शुद्ध हो जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है, देखिए अब ये सीधे आ जाता है कहाँ, ये आ जाता है फुसफुसी शिरा में आ जाता है। कहाँ आता है, ये फुसफुसी शिरा में आ जाता है। जब फुसफुसी शिरा में आता है तो देखिए जो चिलमिया ऐसा ना, इसे हम क्या कहते हैं, फुसफुसी शिरा कहेंगे। है जो गोलका है इसे हम क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। और है जो जगह बसता है इसे हम क्या कहते हैं, नीला कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारा बायां है, इसे हम क्या कहेंगे, बायां अलिंद, और इसे हम कहेंगे बायां नीला। अब देखिए जब इसमें घुसता है ना, ऐसा घुसता है तो ये आ गया अलिंद में, अलिंद से कहाँ आ गया, ये नीला में। अब फिर नीला से कहाँ चला जाता है, ये फिर चला जाता है महाधमनी में, और महाधमनी से होते हुए फिर चला जाता है हमारे बॉडी में, आ गया हमारे बॉडी में। बस इस चित्र आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे जाता है। एक बार फिर समझिए, देखिए जो हमारा ब्लड होता है सबसे पहले एंट्री करता है महाशिरा में, महाशिरा के बाद कहाँ आता है, अलिंद में, अलिंद के बाद कहाँ आता है, नीले में। और फिर ये नीले से होते हुए कहाँ चला जाता है, ये फिर चला जाता है फुसफुस धमनी में। जब तक ये दाहिने साइड में है तब तक ये अशुद्ध है। और जैसे फुसफुस धमनी से जाता है और फिर कहाँ चला जाता है, लंग्स में, तो लंग्स इसको अपना हवा दे देता है। जैसे इसमें वायु मिल जाता है, हवा मिल जाता है तो हमारा ब्लड एकदम शुद्ध हो जाता है। अब जैसे ही मिलेगा ये फिर कहाँ भागते हुए आएगा, तू आएगा फुसफुस शिरा में, फुसफुस शिरा से होते हुए कहाँ आएगा, ये बायां अलिंद में आएगा, फिर बायां नीला में आएगा। और जैसे बायां नीले में आएगा फिर ये चला जाएगा कहाँ, महाधमनी में, और महाधमनी से फिर होते हुए चला आता है हमारे बॉडी में। और फिर बॉडी से हमारा खून चारों तरफ से क्या होता है, आराम से ये चलता है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए जो ब्लड होता है ना ये 3 तरह से बहता है। पहला होता है ओपेन, ओपेन को हम क्या कहते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र। अब ये कौन होता है, तो देखिए जिसके अंदर जो खून होता है बहने के लिए नस नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओपेन कहते हैं। अब देखिए सीप देखे ना, सीप जो गाना सुना ना कि सीप में मोती दीप से ज्योति, यानी जो सीप होता है ना हमारे यहाँ क्या करता है, सब ऐसे कहीं पानी में पाएगा और घरे लाकर ऐसा रगड़ रगड़ के क्या करता है, जैसे मान लीजिए सीप है, इसको सब क्या करता है, रगड़ के ऐसे छेदा बना देता है। और जब आम का सीजन आता है मई जून का तो खूब ऐसे छीलता है, कहता है कि हमारा सुतुई बड़ा तेज है, बहुत तेजी से आम छीलता है। तो जो सीप होता है देहात में उसे क्या कहा जाता है, सुतुई कहा जाता है। यानी देखिएगा जो सीप होता है उसमें भी क्या होता है, उसमें नस नहीं होता जिसके कारण वो ब्लड ओपन रहता है। घोघा को देखिए, स्नेल, स्नेल को हम क्या कहते हैं, घोघा कहते हैं। अब घोघा को आप फोड़िएगा ना तो उसमें ज़्यादा खून नहीं रहता, थोड़ा सा निकलेगा बह जाएगा। और जिसको सबसे ज़्यादा खोंकी आता है ना, घोघा खाइएगा तो क्या होता है, खांसी ठीक हो जाता है। शंख को देखिएगा, क्या होता है, शंख होता है। शंख मतलब समझते ना, देखिएगा जो पंडित उंडित सब होता है जब कथा में भागवत में जाएगा लेके ऊ करके बजाता है उसे हम शंख कहते हैं। तो जो शंख होता है ना वो होता है अंदर में, जो उसका जो शरीर होता है उसमें नली नहीं होता कि जिसके कारण ब्लड आ जा सके, यानी उसके ऊपर ही क्या होता है, ब्लड होता है। यानी जो सीप होता है, घोघा होता है, शंख होता है, उन लोगों में कोई नस नहीं होता है जिसके कारण खून नस के अंदर जाए, ओपन रह जाता है। समझ में आ गया। उससे हम कहते हैं ओपन, यानी खुले में रह जाता सब। दूसरा होता है क्लोज, क्लोज को हम क्या कहते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बंद का मतलब क्या है, हम लोग देखिए हम लोग यहाँ क्लोज वाले में आते हैं, यानी हमारा जो त्वचा होता है इसके अंदर हमारा नस ढका होता है जिसके कारण खून हमारे शरीर में आता जाता है। यानी जो जीव जंतु बड़े बड़े होते हैं, मानव होते हैं, यानी आदमी बड़े बड़े जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है, ये क्लोज वाला होता है। तीसरा होता है मिक्स। अब मिक्स वाला क्या होता है, तो मिक्स में ना ही बढ़िया से नसिया रहेगा और ना ही बढ़िया से मसूइया में रहेगा। जैसे मछली को देखिएगा उसमें थोड़ा सा नस रहेगा तब तक मांस आ जाएगा। तो जो मछली होती है वो किस में होती है, मिक्स वाले में होती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे समझते हैं। देखिए इसमें 2 चीज़ होता है, एक धमनी वाला होता है, एक सिरा होता है। धमनी और सिरा की वजह से हमारे शरीर में ब्लड आता जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लिए फिर हम आगे उसके विषय में समझते हैं। अब समझते हैं धमनी और सिरा में अंतर। देखिए जो धमनी और सिरा होता है यही हमारे खून को ले जाने और ले आने में इन्हीं दोनों का काम होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि परिसंचरण तंत्र के विषय में सबसे पहले किसने बताया, तो किसने बताया, विलियम हार्वे ने बताया। तो चलिए समझते हैं कि धमनी और सिरा को। देखिए धमनी को हम आर्टरी कहते हैं और सिरा को हम वेन्स कहते हैं। चलिए इसके विषय में समझिए। देखिए धमनी क्या करता है,
ये हार्ट से बॉडी को लेके जाता है, यानी जो हमारा ब्लड होता है यहाँ पे देखिए एंट्री करता है ना, तो इसका काम क्या होता है, तो ये हार्ट से हमारे बॉडी को लेके जाता है। देखिए हम पहले बताएं हार्ट से लेके कहाँ आता है, इसे लेके बॉडी की ओर लेके जाता है। तो जो धमनी होता है इसका काम होता है ये हमारे हार्ट से बॉडी को ले जाने का काम कौन करता है, तो ये धमनी का काम होता है, समझिए। देखिए नस गहराई में होता है। अब देखिए जो हमारा त्वचा होता है बहुत गहराई में हमारा क्या होता है, नस होता है। अगर ऊपर रहेगा तो पता चलेगा कि प्रेशर हमारा धड़ाक से फाट उठ जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा नस होता है ना ये गहराई में होता है और इसमें नो वाल का मतलब क्या होता है, जिसे हैंड पंप में लगाया जाता है, एक बार निकलेगा, पानी चलाएंगे अब निकल जाएगा। जब तक वाल खत्म नहीं होगा आप सोचेंगे कि पानी हम उल्टा कर देंगे तो पानी उल्टा नहीं जा सकता है। तो जो धमनी में हमारा ब्लड बहता है ना, ये ब्लड उल्टा नहीं जा सकता है, बस बहुत तेज़ी से जाता है। यानी क्या होता है, ये गहराई में पाया जाता है और इसका प्रेशर 120 का होता है। इसलिए इसका जो गहराई होता है बड़ा अंदर होता है। भगवान ने बड़ा दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा अगर ऊपर नस दे देंगे, पता चलेगा 120 की स्पीड से मारेगा, धड़ाक से नस फट जाएगा, आदमी मर जाएगा। अब देखिए ब्रेन में कभी कभी हो भी जाता है, जो नस होता है ना कभी कभी जब तेज से लग जाता है आदमी को सर्वर में तो फट जाता है कहीं कहीं, तो आदमी बोल नहीं सकता है। तो इसका स्पीड क्या होता है, बड़ा तेज होता है। स्पीड तेज हो जाने के कारण भगवान ने क्या किया, इस नस को गहराई में बनाया। समझ में आ गया। देखिए अगला होता है ये मोटा होता है, और जिसमें ये धमनी वाला ब्लड जाता है क्या होता है, ये मोटा होता है, यानी ये लाल रंग का होता है। और इसमें जो रक्त होता है ना ये शुद्ध रक्त होता है। हम पहले आपको बताएं कि जो धमनी में जाता है ना तो क्या होता है, ये शुद्ध रक्त हो जाता है। यानी धमनी में जो होता है ये हमारे हार्ट से बॉडी की ओर लेके ब्लड को जाता है, और ये नस गहराई में होता है। और नो वाल, जिसे हम पंप जब चलाते हैं तो जिसमें वाल रहता है, एक बार पानी फेंक देता है फिर वापस नहीं लेता है। इसलिए जो इसका प्रेशर होता है एक बार कस के मार देता है ना, तो नहीं किया अब फिर से वापस आएगा, एक बार मार दिया तो मार दिया। अब उसके बाद देखिए मोटा होता है, और जो हमारे त्वचा का अंदर जो नस होता है क्या होता है, ये मोटा होता है और ये शुद्ध होता है। यानी जो धमनी में हमारा ब्लड बहता है क्या होता है, शुद्ध होता है। और इसी का ठीक उल्टा होता है ये सीरा में क्या होता है, देखिए ये क्या करता है, हमारे हार्ट से बॉडी को लेके जाता है, लेकिन ये क्या करता है, बॉडी से हार्ट की ओर लेके आता है। यानी क्या करेगा, उल्टा लेके आएगा, हेरा है लेके आएगा। जो हमारा धमनी था ये ऐसे लेके जा रहा था, लेकिन ये ऐसे लेके आता है। यानी क्या करता है, बॉडी से हार्ट की ओर लेके जाता है। और जो इसका प्रेशर होता है ना ये 80 होता है। अब देखिएगा आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो जो डॉक्टर सब होते हैं ना यह नापता है सब। आपका अगर बीपी नापना रहेगा तो क्या करता है, आपका बीपी नापना रहेगा तो मशीन लगा देगा हाथों में, मारेगा पंप को 250-300 पारा तक पहुंचाएगा, और जैसे उसको पहुंचाता है फिर खोल देता है, सिक से करके आता कहता ओ माय गॉड, अब हमको समझ में आ गया। तो ये क्या करता है, यही देख के हमारे ब्लड को देख के क्या करता है, वो बीपी को जो डॉक्टर होता है क्या होता है, नाप देता है। देखिएगा जो नॉर्मल बीपी रहता है 120 और 80 रहता है, अगर इससे जाता है तो बीपी बढ़ जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, इसी को देख के बीपी भी नाप देता है। इसका प्रेशर कितना होता है, 80 होता है। और देखिए नस क्या होता है, त्वचा के नीचे होता है। ये क्या होता है, त्वचा के नीचे होता है। लेकिन जो हमारा नस था ये बहुत गहराई में होता है, यानी जो धमनी वाला जो बात है वो बहुत गहराई में होता है, लेकिन ये त्वचा के नीचे, यानी जो हमारा ऊपर हमारा चमड़ा होता है ना इसी के नीचे रहता है। और ये पतला और नीला रंग का होता है। जो ये होता है मोटा और लाल होता है, लेकिन ये पतला और नीला रंग का होता है। जब आदमी का तबीयत खराब हो जाएगा देखिएगा तो हाथों में नीला नीला हो जाता है। तो जो नीलका होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम सीरा कहते हैं। अब लड़का सबको देखिएगा कोनो प्यार में कहीं फेल जाएगा कौन लड़की से, अब मान लीजिए कहीं 2-4-10 दिन बतियाया, अब सोचिएगा ओ माय गॉड हमसे फंस गई, जाएगा पर कलुआ कहाँ से रे 10-4 कल्लू ऐसा आ गया, हम तुमको नहीं बात करें, भाग यहाँ से। अब उसको अरे तेरी के 1 महीना बतियाएँ हमको धोखा दे दी, कहा तब चल रहे नस ये काटेंगे, तो नस काटता है। अगर ये बताइए अगर धमनी कट जाएगा तो बचेगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए जो लड़कों सब होता है बड़ा होशियार होता है, धमनियाँ नहीं काटता, सिरा है कि काटता है। तो सिरा जब काटता है तो खून का होता है थोड़ा कम होता है। अब कम कहाँ होता है, देखिए इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। अभी ज़्यादा कहाँ होता है, अब मान लीजिए कोनो आदमी को आप कह दीजिए कि बाबू 1 किलोमीटर तुमको दौड़ना है, वो बेचारा 1 किलोमीटर दौड़ेगा, आज तुरंत कहेगा कि चल फिर उल्टा 1 किलोमीटर, तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। यानी जो धमनी वाला होता है ना, तो जो हमारा हृदय होता है बड़ा तेज पंप करके मार देता है, और जो उधर से आता है तो इसका स्पीड कम हो जाता है। और ये क्या होता है, नीला होता है। तो जो लड़का सब काटा है ना प्यार में, तो कौन काटता है, ये नीलका वाला काटता है। और ये अशुद्ध रक्त होता है। ये क्या होता है, जो हमारे सिरा में बता, ये अशुद्ध रक्त होता है। तो ये होता है हमारा धमनी और सिरा का काम। अब देखिए जो हमारा नस ये होता है ना, इसमें वाल होता है। वाल का मतलब क्या होता है समझिए, देखिए ये हो गया हमारा, समझिए कि वाल हो गया, क्या हो गया, वाल हो गया। अब 120 की स्पीड से जाएगा ना तो जो युवालवर आता है ये खुलते खुलते सर पहुंच जाता है। क्या होता है, ये
खुल जाता है, यानी 120 की स्पीड से जब जाता है तो ये खुल जाता है। और जैसे ही भैया वापस आएगा ना, तो जैसे वापस आता है तो ये क्या होता है, हमारा जो होता है वाल धीरे धीरे बंद होने लगता है। और जब बंद होता है तो जितना भी वाल होता है धीरे धीरे बंद होगा, तो हमारा खून का स्पीड भी क्या होता है, कम होता है। यानी जब ये जाएगा तो सबको फाड़ते हुए चला जाएगा, और जब उधर से आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। बंद हो जाने के कारण जो इसका स्पीड होता है क्या होता है, ये कम हो जाता है। फिर देखता है अरे कुछ बच गया, फिर हमारे फिर चाप के पंप मारता है, और जैसे कस के चापेगा फिर 120 की स्पीड से सामने से जाएगा, और फिर वालों को ऐसे खोलेगा, फिर जोन बचा रहेगा फिर वापस लेके क्या करता है, चला जाता है। तो ये किसका काम होता है, तो धमनी का काम होता है। ये 120 की स्पीड से जाता है, और जब उधर से आता है तब ये सीरा में बदल जाता है, तो ये क्या होता है, 80 में आ जाता है। जिस तरह से बच्चा दौड़ते हुए जाता है 1 किलोमीटर जाएगा, तो ये समझिए कि क्या कि वो धमनी की तरह एकदम भागते हुए चला गया रेस में, और जब उधर से आ रहा है तो अरे बाप बहुत दौड़ लिए, तो क्या सीरा के माध्यम से, समझ में आ गया। यानी जो हमारा धमनी होता है वो हार्ट से बॉडी को खून को पंप करता है, और ये जो हमारा नस होता है बहुत गहराई में पाया जाता है, और इसका प्रेशर 120 होता है, और मोटा और लाल होता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। और इसी का ठीक ये उल्टा होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, और ये पतला और नीले रंग का होता है। तो जो लड़का से होशियार होता है वह वाला काट देता है, और ये जो त्वचा होता है वो वाल इसमें लगा होता है। इसी तरह से क्या होता है, ये वाल लगा होता है, इधर से जाएगा फिर उधर से लेके ये चला आ जाता है। समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं उत्सर्जन के विषय में। अब समझिए कि उत्सर्जन का काम क्या होता है, तो ध्यान समझिए। देखिए उत्सर्जन का काम क्या होता है, ये अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। समझ दिन भर हम खाते हैं ना, दाल भात सब्जी रोटी छोला चाउमीन बर्गर पूरी तरकारी कुछ भी हम खाते हैं, तो जब हम ठूसते हैं तो हमारे अंदर जाके उसका क्या होता है, पाचन होता है। और जब उसका पाचन होता है तो हमारे अंदर खराब पदार्थ बन के जम जाता है, और जब जम जाता है तो बाहर निकलता है। तो किसके माध्यम से निकलता है, तो उत्सर्जन अंग के माध्यम से जो हमारे शरीर में खराब पदार्थ होता है क्या होता है, निकल जाता है। यानी उत्सर्जन का काम क्या होता है, तो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो उत्सर्जन अंग करता है। समझ में आ गया। ये समझिए मान लीजिए हमारा खूब बढ़िया से घर है, और हमारे घर में कहीं कूड़ा कचरा रखा है, तो हमारे घर के लोग कहेंगे बाबू इसको ले जी तू फेंक के आ। हम क्या करेंगे, उसको ले जाके फेंक देंगे, और जैसे हम उसको फेंकेंगे कहेंगे ये उत्सर्जी पदार्थ है। जब तक हमारे घर में है उत्सर्जी है, फेंक देंगे उत्सर्जी पदार्थ। फेंकने का जो क्रिया करते हैं उत्सर्जन। समझ में आ गया। उसी तरह से जो भी चीज़ हम खाते हैं हमारे शरीर में रहता उत्सर्जी, बाहर निकल गया उत्सर्जी पदार्थ, निकालने का जो क्रिया करता है उत्सर्जन अंग करता है। समझ में आ गया। अब देखिए कई तरह से निकलता है, ऐसा नहीं है। देखिए पसीना के भी माध्यम से निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से निकल जाता है, बलगम थूक के माध्यम से निकल जाता है। देखिए खेखार थूकता वो खराब पदार्थ है, ऊपर पसीना आता है वो खराब पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी खराब पदार्थ है। तो ये सब काम कौन करता है, तो उत्सर्जन का होता है। अब देखिए कुछ उत्सर्जी अंग के विषय में हम समझते हैं। चलिए समझिए। देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि मानव में उत्सर्जी अंग कौन होता है, तो समझिए। देखिए मानव में जो उत्सर्जी अंग होता है इसे हम कहते हैं वृक्क, इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं किडनी। अब ये मत कहिएगा कि नहीं सर जी गलत बता रहे हैं, कहीं किडनी भर होता है, और ही होता है बाबू, उसको अभी हम आगे समझते हैं। पहले मुख्य तो समझिए, ध्यान समझिए। मानव में क्या होता है, तो किडनी होता है। किडनी के द्वारा जो भी हमारा खराब पदार्थ हो सबसे ज़्यादा किसके माध्यम से निकलता है, तो किडनी के माध्यम से निकल जाता है। अगला है केचुआ। केचुआ को देखें ना, हमारे देहात में बड़ा कार्य करता है। सब ऐसे जमीन से खोद केचुआ को लाएगा, कटिया फंसाएगा, ऐसे फेंकेगा पानी में पट से, मछली खाएगी, हचाक से ले आ देगा। तो केंचुआ के माध्यम से क्या करता है, हमारे देहात में मछली पकड़ता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि केंचुआ किसके द्वारा उत्सर्जन अंग होता है, तो समझिए केंचुआ में क्या पाया जाता है, नेफ्रिडिया पाया जाता है, और उसी के द्वारा क्या करता है, अपना उत्सर्जन का काम कर लेता है। अगला है तिलचट्टा। तिलचट्टा को देखें लाल लाल रहता, सब करियो होता है, और उसका पैरा बहुत बड़ा बड़ा होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग कौन होता है, तो देखिए एक मैल्गी पियाना नाम का एक नली पाया जाता है, किसमें, तिलचट्टा में पाया जाता है, और इसी नली के द्वारा क्या करता है, उत्सर्जी का काम ये कर लेता है। अगला है मेढक। मेढक में क्या होता है, देखिए मेढक में वृक्क पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं मेसोनेफ्रिडिया। यानी मेढक में क्या पाया जाता है, मेसोनेफ्रिडिया नाम का वृक्क पाया जाता है, उसी के द्वारा क्या करता है, उत्सर्जन अपना कर लेता है। यानी मानव में क्या होता है, किडनी होता है। केचुआ में क्या होता है, नेफ्रिडिया होता है। तिलचट्टा में क्या होता है, मैल्गी पियाना नाम का नली होता है। मेढक में क्या होता है, तो मेसोनेफ्रिडिया नाम का एक उत्सर्जी अंग पाया जाता है, और उसी के द्वारा क्या कहते हैं, उत्सर्जन का काम कर लेता है।
समझ में आ गया इतना। अब समझते हैं कि मानव में यानी हम लोगों में कौन कौन सा ऐसा अंग होता है जो उत्सर्जन का काम करता है। तो ध्यान समझिए, देखिए पहला है त्वचा। त्वचा समझते ना, ऊपर वाला ये चमड़ा ये त्वचा होता है। तो त्वचा में क्या होता है, देखिए पसीना, नमक, सीवन। अब देखिए बड़ा ज़्यादा गर्मी हो रहा है, देखिए सब गर्मी चू रहा है, तो ये हमारे त्वचा पे ही तो चू रहा है गर्मी। अब देखिएगा इसमें ऐसे चाटिएगा तो क्या होता है, नमक निकलेगा, यानी पसीना तो बह ही रहा है लेकिन जब उसको चाटिएगा तो नमक निकलता है। ये खराब पदार्थ है हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है, तो किसके माध्यम से निकल रहा है, ये त्वचा के माध्यम से निकल रहा है। समझ में आ गया, पसीना, पसीना में नमक। अगला है सीवन। सीवन अब सोचिए क्या होता है, देखिए रात में जब सोइएगा ना, आज जब सुबह में आप जागिएगा तो नाकों का ऐसा बगलियाँ में क्या होता है, ऐसे चिपचिपा होता है। कितना लोग कहता है अरे बाप रे, लगता है रात मछली खूब चाप के खाए हैं, इसे अरे घंटा हुआ है, उसे हम कहते हैं सीवन। जब रात को सोइएगा तो सुबह में बहुत लोगों को ऐसा होता है, ऐसा अगलियाँ बगलियाँ में क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं सीवन। यानी जो हमारा त्वचा होता है इसके माध्यम से पसीना, नमक और सीवन खराब पदार्थ का होता है बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला है फेफड़ा, इसे हम क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। अब देखिए इससे क्या क्या होता है, तो CO2, वाष्प, बलगम, थूक। CO2 का मतलब समझना है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। ये तो खराब पदार्थ है, तो ये किसके माध्यम से निकलता है, ये निकलता है फेफड़ा के माध्यम से। सभी लोग ये सोचता है कि नाक, ये तो क्या होता है, एक रास्ता होता है आने जाने का, लेकिन निकलता कहाँ से, तो फेफड़ा से निकलता है। अब फेफड़ा को रोक के थोड़ा सांस लीजिए, घंटा आएगा, सांसवा नहीं जाएगा। तो जो हमारा CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, ये फेफड़ा से निकलता है। जब कहाँ से निकला, फेफड़ा से निकला, यानी फेफड़ा से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है। वाष्प। अब देखिए आ रहा है धीरे 2 महीना में आ जाएगा ठंडी का मौसम, और जब ठंडी का मौसम आएगा तो देखिएगा फूंकता सा जैसे लगा कि दिनों भर सिगरेट पी के सब उड़ाता है, वो वाष्प निकलता है। वो कहाँ से निकलता है, तो फेफड़ा से निकलता है। बलगम कहाँ से निकलता है, देखिए बुढ़ौती में आदमी एकदम आज सर्दी हो जाकर एकदम खखोरे का पेटवा, जैसे लगे कि कितना इसके पेटवा में बलगम एकदम खखोर खखोर के थूकता है। वो कहाँ से जोर लगता है, वो हमारे फेफड़ा से लगता है। आदमी थूकता है तो मुंह तो थूकने का एक रास्ता होता है, लेकिन कहाँ से लगता है भैया थूक, तो हमारे फेफड़े से लगता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प, बलगम, थूक कहाँ से हमारा जोर लगता है, तो ये सब फेफड़ा से लगता है। समझ में आ गया। अगला है यकृत, इसे हम क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। इसका बड़ा मुख्य काम होता है, ये करता क्या है, तो अमोनिया से यूरिया में बदलता है। अब देखिए जो अमोनिया होता है ना, ये बड़ा खराब गैस होता है। अभी होता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा यूरिन में पाया जाता है। अब सोचिए कैसे पाया जाता है भैया, तो देखिएगा कितना लोगों को, जैसे मान अकेले कहीं अकेले कोनो सो गया घर में, अब उसको लग रहा है डर, कहेगा अरे बाप ओ बाप आज रात हम पेशाब करने के लिए भैया नहीं जाएंगे। पता चला कि 12-1 बज रहा है और उसको खूब जोर से लग गया पेशाब, कहेगा दाँत तेरी है अब हम पेशाबो नहीं करने जाएंगे, दाँत तेरी है पेशाबो नहीं करने जाएंगे। अब भैया पेशाब नहीं करेगा, वो रोक देगा पेशाब को। आज जैसे 2 घंटा 3 घंटा रोकता है ना, तो यूरिया का बदलाव किस में हो जाता है, अमोनिया में हो जाता है। और जैसे यूरिया का बदलाव 2 घंटा के बाद अमोनिया में होता है, वो बात मानने लगता है। अब देखिए कितना लोग रोड पे चलता है ना, कहीं भीड़ आ जाएगा, कहेगा अब 2 घंटा के बाद हम भैया पेशाब करेंगे, वो रोक ले रहता है। और रोड पे देखिए बना भी होता है पेशाब करने के लिए। अब जाइएगा उसमें ना, आज जैसे अब ढूकेंगे इतना तेज बस, अरे ससुर अरे बड़ा पेशाब किया सब रे, इसमें बड़ा बस आ रहा है, तो कहाँ बस आता है भैया, एकदम रोकले सब रहता है, ले जाके एक धड़ाधड़ पेशाब कर लेता है, तो बहुत बस आता है। तो कहाँ बस आता है, तो यूरिया से किसका बदलाव हो जाता है, अमोनिया में। और जैसे अमोनिया में बदलाव होता है बहुत तेज बास मरता है। हमारे यहाँ देखिए देहात में क्या होता है ना, हम लोग घर बनवाते हैं भैंस रहने के लिए, उसमें भैंस गाय सब रहती है, और जो भैंस गाय रहती है सब ना, वो जब उनका पिसबुआ निकलता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अमोनिया निकलता है। और जब अमोनिया निकलता है, अब 2 साल 3 साल वो अगर पेशाब कर देगी दीवार के किनारे ना, अगर हम फिर से अपना घर बनवाएंगे, जुड़वा देंगे और जैसे प्लास्टर करवाएंगे, खदड़ खदड़ के भुइयाँ गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है, तो जो गाय भैंस होती है सब ना, उनके यूरिन में बहुत ज़्यादा क्या होता है, अमोनिया होता है, इसलिए खदड़ खदड़ के गिर जाता है। कहता सबक पता नहीं भैया घर में क्या हो गया, अरे भैया कुछ नहीं हुआ। जहाँ गाय भैंस सब रहती है ना, तो यूरिन को रोक के रखती है, और यूरिन ज़्यादा भी करती है सब, तो जिस यूरिन ज़्यादा भी होता है और उसी के माध्यम से पूरा क्या होता है, फैल जाता है। यूरिन ज़्यादा भी होता है और उसी के माध्यम से पूरा क्या होता है, फैल जाता है, और जहाँ जहाँ जाके चपकता है वो क्या करता है, दीवार को खदरा के गिरा देता है।
तो ये किसका काम होता है, तो ये अमोनिया का काम होता है। जैसे हम 2 घंटा 3 घंटा रोकते हैं तो यूरिया किस में बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है और ये बड़ा तेज बास मारता है। समझ में आ गया। ये अगला है बड़ी आंत, इसे अंग्रेजी में कहते हैं बिग इंसाइडर। ये क्या करता है, हमारे अनपचे भोजन को लैट्रिन के रास्ते से क्या होता है, ये बाहर निकाल देता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ब्रेक, ये होता है किडनी। ये क्या करता है, पेशाब के द्वारा बाहर निकालने का काम करता है। ये क्या करता है, लैट्रिन के द्वारा बाहर निकाल देगा। ये क्या करेगा, पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देगा। और सबसे मुख्य अंग कौन होता है भैया, ये होता है। अब बताइए कौन आदमी को अब 10 घंटा पर रुकवा दीजिए पेशाब में, अब देखिएगा तुरंत जाना पड़ेगा डॉक्टरी में, तुरंत नली उली पहुँचवाएगा तब पेशाब होगा। यानी मुख्य कौन होता है, ये होता है। ये भी सब होते हैं लेकिन सबसे मुख्य कौन होता है, ये किडनी होता है। अब किडनी का चित्र कैसे होता है तो थोड़ा ध्यान समझिए, बड़ा आसान होता है। कैसे होता है बाबू, तो समझिए। देखिए ये ठोरा हमको इसे चीना या खाँच देना है और यहाँ से एठो यहाँ सटा खाँच दीजिए, अब फिर एठो हेमे सटा खाँच दीजिए। समझ आ गया। देखिए अब यहाँ से एठो इसे डंडा डाल दीजिए इसमें, अब एठो यहाँ से निकाल दीजिए। ये हो गया हमारा। अब देखिए सेव होता है ना, सेव कैसे होता है, देखिए सेव ऐसे होता है। अब बीचों में से फाड़ दीजिए, एक ठोरा यहाँ लगा दीजिए, एक ठोरा यहाँ लगा दीजिए। देखिए एक ठोरा सेव हम यहाँ लगा देते हैं, एक ठोरा सेव हम यहाँ लगा देते हैं। देखिए कितना आसान है किडनी का चित्र बना। 4 ठो पाई खाँच दिए, 2 ठो सेव काट के लगा दीजिए। और देखिए इसे ऊपर ठो से निकला होता है, इसे हम कहते हैं अधिकृत। क्या कहते हैं, अधिकृत कहते हैं। अब देखिए जो है हमारा 2 किडनियाँ बन गया ना, इसी में से नली निकलता है। ऐसे ठो नली निकल के आता है, यहाँ से आता है और ये जहाँ जाके मिलता है, जैसे प्याज वैसन, इसे हम कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं, इसे हम मूत्राशय कहते हैं। अब देखिए यहीं से थोड़ा निकला और होता है, इसे हम कहते हैं मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। और मूत्र मार्ग में एक मूत्र रंध्र पाया जाता है, यानी क्या होता है यहाँ पे मूत्र रंध्र पाया जाता है और इसी छिद्र के रास्ते से क्या होता है, पेशाब बाहर निकल जाता है। लेकिन आपसे कोई पूछता है कि किडनी कितना होता है, तो किडनी कितना होता है बाबू, देखिए किडनी कितना होता है, तो किडनी दूध होता है। कितने ग्राम का होता है, तो 140 ग्राम से लेके 142 ग्राम का क्या होता है, हमारा किडनी होता है। कितना होता है, इतना हमारा क्या होता है, ये किडनी होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अधिकृत कहते हैं। किडनी केठ होता है तो दूध होता है। एठो हई हो गया किडनी, एठो हई हो गया किडनी। कितना हो गया, तो 2 किडनी हो गया। अब देखिए जो हई नली निकल के आता है, इस नली को हम क्या कहते हैं, तो इस नली को हम कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहिए, चाहे इसे मूत्र नली कहिए, मूत्र नली दोनों चीज़ कह सकते हैं। चाहे इसे मूत्रवाहिनी कहिए चाहे मूत्र नली कहिए। यानी ऊपर वाला अधिकृत 2 ठो किडनी, कितने का 140 से लेकर 142 ग्राम का है। जो नली निकला है इसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। और ये नली जहाँ जाके मिलता है उसे हम कहते हैं मूत्राशय। और मूत्राशय में से जब ये पेशाब बाहर निकलने लगता है तो ये मूत्र मार्ग के रास्ते से निकलता है। लेकिन मूत्र मार्ग में क्या पाया जाता है, मूत्र रंध्र पाया जाता है और उसी छिद्र के द्वारा क्या कहता है, ये यूरिन बाहर निकल जाता है। तो ये होता है हमारा किडनी का काम। और सबसे मुख्य भूमिका कौन निभाता है, तो ये किडनी निभाता है। तो ये तो हो गया हमारा किडनी का ऊपर का संरचना। अब हम समझते हैं किडनी के आंतरिक संरचना के विषय में। तो एक स्क्रीन शॉट कचाक से मारिए तो धड़ाक से हम बताते हैं अगले में। देखिए हई है हमारे किडनी का आंतरिक संरचना, यानी अंदर वाला भाग है। फूल वाला तो हम आपको बना के बता दिए। अब समझते हैं आंतरिक संरचना के विषय में। तो चलिए ध्यान समझिए। देखिए हमारे किडनी का सबसे जो ऊपर वाला भाग होता है इसे हम कहते हैं कार्टेक्स है। और जो उसके अंदर वाला होता है उसे हम कहते हैं संग्रह नली। और जो बीच वाला होता है उसे हम कहते हैं मध्यांश। और है देखिए जो बढ़ानका निकला है ना, इससे हम कहते हैं मूत्रवाहिनी कहते हैं। और जो है बीच में जगह है इसे हम कहते हैं पेल्विस कहते हैं। और जो है बीचों में निकला है इसे हम वृक्क धमनी कहते हैं। और इसी में क्या होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि शुद्ध रक्त किसमें बहता है, तो किसमें बहता है, ये वृक्क धमनी में बहता है। उसके बाद देखिए हई जो निकला छोटका, इसे हम वृक्क शिरा कहते हैं। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। यानी समझिए इसको थोड़ा हम चटकार कर दें। ऊपर वाला जो है ऊपर वाला इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर जाइएगा तो हई वाला जो होता है इसे हम कहते हैं संग्रह नाली। संग्रह नाली के अंदर जो गोलका गोलका है इसे हम क्या कहते हैं, मध्यांश कहते हैं। मध्यांश का मतलब क्या होता है कि बीच वाला। जैसे हम खड़े हैं, एक आदमी को यहाँ खड़ियाइए, एक ठुरा को यहाँ खड़ियाइए, हमको सब कहेगा कि बीचवा वाला। उसी तरह से जो सबसे ऊपर हो गया कॉर्टेक्स, उसके अंदर संग्रह नाली, और जो बीच वाला होता है उसमें क्या कहते हैं, मध्यांश कहते हैं।
और जो है बड़का निकल के इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मूत्रवाहिनी। और जो है बीच में देखिए जगहिया बचा है ना, इसे हम कहते हैं पेल्विस कहते हैं। और जो है बीचों में निकला इसे हम कहते हैं वृक्क धमनी। ये वृक्क धमनी में ही क्या होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और जो सबसे ऊपर वाला ही छोटका है, इसे हम क्या कहते हैं, वृक्क शिरा कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया शुद्ध रक्त किस में बहता है, तो किस में बहता है, ये वृक्क धमनी में बहता है। और अशुद्ध रक्त किस में कहता है, तो वृक्क शिरा में बहता है। समझ में क्या, ये हो गया हमारा अंदर वाला, यानी हमारे जो किडनी का आंतरिक संरचना ये हो गया। अब उसके विषय में कुछ थोड़ा समझिए। देखिए आंतरिक संरचना में होता क्या है, तो उसके मुख्य उत्सर्जन यही सब होते हैं। देखिए रक्त को छानने का काम करता है, यानी जो अंदरमा वाला होता है ये क्या कहता है, ये रक्त को छानता है। अपने घर पे चाय बनाते हैं ना, तो चाय छन्नी से क्या किया जाता है, चाय को छाना जाता है। उसमें चीनी, चायपत्ती, अदरक पड़ा होता है, छान के शुद्ध कर देता है। उसी तरह से जो हमारा ये अंदरमा वाला होता है ना, ये क्या करता है, रक्त को छानता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि रक्त हमारा बढ़िया से कब शुद्ध होता है, तो जब तक हमारे खून में हवा नहीं मिलता ना, तब तक हमारा खून शुद्ध नहीं होता है। तो ये कब शुद्ध होता है, तो जब हमारे फेफड़े में जाके जब हवा मिल जाता है ना, तब हमारा खून क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। इसको पहले हम बनाया है, उसको देख लीजिएगा। तो कब शुद्ध होता है, तो जो हमारा रक्त होता है जैसे हमारे फेफड़े में जाता है, और फेफड़े में जब हवा मिल जाता है तो हमारा रक्त क्या होता है, एकदम शुद्ध हो जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए क्या करता है, पेशाब का निर्माण करता है, यानी अंदर वाला क्या करता है, ये पेशाब का भी निर्माण करता है, पेशाब को यही बनाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, तो ये एसिड पीएच मान समझते ना, ये पीएच मान को क्या करता है, बैलेंस करने का भी काम करता है, और जहर को निष्क्रिय कर देता है। अगर आपसे कोई पूछता है, अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर कोनो आदमी जहर खा लिया ससुरा, हम कैसे पता लगाएंगे यार कि जहर कैसे खाया, कहाँ गया था। तो देखिए जो हमारा किडनी होता है ये क्या करता है, ये तो भैया इस जहर को निष्क्रिय कर देता है। तो किडनी से तो हम पता लगा नहीं पाएंगे कि जहर का है, तो कैसे पता लगा जाता है, तो लीवर से पता लगा जाता है। कहाँ से, लीवर बहुत तेज खराब हो जाता है। कोनो आदमी शराब पीता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि वो शराब पिया है, कैसे उसको बताया जाएगा कि भैया शराब पिया है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो है भैया देखिए किडनी है। ये तो क्या कर रहा है, उसके निष्क्रिय कर देना, जो उसमें का खराब चीज़ होता है, जहर होता है, इसको क्या करता है, ये निष्क्रिय कर देता है। हम तो जान नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा दारू पीने से क्या खराब हो जाता है, तो लीवर खराब होता है। ऐसा नहीं कि नहीं खराब होगा, किडनियों खराब होगा, इन सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो लीवर खराब होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जहर को अगर हमें पता लगाना है तो कहाँ से पता लगाते हैं, तो हम लीवर से पता लगाते हैं, ना कि किडनी में। अरे दादा ये तो किडनिया भैया देखिए क्या कर रहा है, किडनिया इसको निष्क्रिय कर दे रहा है, जहर के मात्रा को भी निष्क्रिय कर दे रहा है, दारू के मात्रा को भी निष्क्रिय कर दे रहा है, कम कर दे रहा है, उसके प्रभाव को कम कर दे रहा है। ये क्या पता लगेगा, घंटा पता लगाएगा, तो पता कौन लगाता है, तो लीवर वाला पता लगाता है। समझ में आ गया। अगला देखिए, एक देखिए झिल्ली पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम नाम का क्या होता है, एक झिल्ली पाया जाता है। उसके बाद देखिए एक नेफ्रॉन क्या करता है, यानी जो हमारे शरीर में नेफ्रॉन होता है ना, 8 लाख यूनिट जब मिलता है तब एक नेफ्रॉन का निर्माण होता है। यूनिट समझते हैं, यानी इकाई। से मान लीजिए अगर पूछता है कि भैया तुम घर बनवाते हो, तुम्हारे घर का मुख्य इकाई क्या है, तो बहुत चीज लगा है, छड़ लगा है, गिट्टी लगा है, बालू लगा है, सीमेंट लगा है, इन सबसे मुख्य क्या है, उसमें ईंट लगा है। एक तो ईंटा जोड़ के 50 तल्ला आदमी बनवा दिया है, तो सबसे मुख्य क्या होता है, तो ईंट होता है। उसी तरह से जब 8 लाख यूनिट यानी इकाई मिलता है, तब एक नेफ्रॉन का क्या होता है भैया, ये निर्माण होता है। अब समझिए कि नेफ्रॉन का चित्र किस तरह से होता है, तो ध्यान समझिए। आजकल का बड़ा सिंपल सा तरीका, अब कौन लड़का देखिएगा, कौन लड़की को फंसाएगा, ये तो फूल दे देगा, उतना चेक माई गॉड बड़ा फंसा ले तरीके, ये तो फूले में लड़की आज का सिर्फ फंस जा रही है। तो देखिए जब लड़का क्या कहता है आई लव यू कहता है, अंतिम यू कहता है ना, उसके हिसाब से समझिए। देखिए लड़का क्या कहता है, आई लव यू, लड़की क्या कहती है, यस यू, ठीक है यस यू। लड़का बोला आई लव यू, लड़की बोल दी यस यू। बस नेफ्रॉन का चित्र भी हमारा बन गया। कैसे बन गया समझिए, इसको हम क्या कहते हैं, दोहरा देते हैं। दोहरा के हम इसको क्या करते हैं, ऐसे इसको मिला दीजिए, और यहाँ से इसको ऐसे यहाँ मिला दीजिए और यहाँ ला दीजिए। एक ठोरा के इसमें मिला दीजिए और एक ठोरा का इसे ले के दोहरा दीजिए। ये देखिए कितना आसान हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें मिला देते हैं, इसमें से बूंदा बूंदा सा लगा दीजिए। समझ में आ गया। लड़का बोला आई लव यू, लड़की ओ माय गॉड यस यू, फिर यस यू कह दी। अब यहाँ यस लगा दीजिए, देखिए हाइयो यस हो गया। अब इसमें भी क्या करिए, इसे ले जाके इसको मिला दीजिए। समझ में आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे लेके जाते हैं। अब यहाँ से उसको क्या कहते हैं, दोहरा दीजिए, ऐसे दोहरा के ले जाइए। और जो ऊपर आया है इसको ऊपर ले जाइए और नीचे वाले को नीचे लाइए और सीधा ला दीजिए। यहाँ ठो बनाइए, यहाँ ठो बनाइए, ये तो सीधा ला दीजिए। अब देखिए जो है ऊपर वाला लाएंगे ना, ये हमारा सीधाई पे नहीं कि इधर सीधाई पे,
इसको थोड़ा हट के बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए। तो ये हो गया हमारे नेफ्रॉन का चित्र। किसका चित्र है? नेफ्रॉन का चित्र होता है। यानी 8 लाख यूनिट इकाई जब मिलता है तो हमारे एक नेफ्रॉन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो सिंपल सा तरीका बनाने में क्या है भैया, लड़का बोला आई लव यू, यू बोल दिया, लड़की बोल दी यस यू, नेफ्रॉन का चित्र बन के आसानी से तैयार हो गया। तो ये किसके अंदर होता है? तो ये जो हमारा अंदर का किडनी होता है। अगर आपसे पूछता है कि एक गुर्दा कब बन के तैयार होता है, तो 1.5 मिलियन जब नेफ्रॉन मिलते हैं ना, तब क्या होता है? हमारा एक गुर्दा बन के तैयार होता है। लेकिन 8 लाख यूनिट जब मिलता है तब एक नेफ्रॉन का क्या होता है? ये निर्माण होता है। तो ये था हमारे किडनी के आंतरिक संरचना के विषय में। आई होप आपको किडनी के विषय में समझ में आ गया होगा कि अंदर का भाग का काम क्या होता है, बाहर के भाग का काम क्या होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।